हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मेरी आवाज आपको दिखाई देनी चाहिए और मैं सुनाई देना चाहिए, सही है ना? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट बताइए कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कृपा करें लाइक करें फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऐसा मान के चलो। हाँ जी। ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फेस टू फेस स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और कल की क्लास थोड़ी थोड़ी ख्याल पे होगी ही। थोड़ा सा ब्रीफ लेता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था और क्या मोटिवेशन लिया था। कल हमने शुरुआत की थी वाई देयर इज लॉ से। देखा था कि भाई हर लॉ के पीछे कुछ ना कुछ तो भी कारण है, बरोबर है क्या? और उन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ लॉज आते हैं। एग्जाम्पल में हमने पॉक्सो एक्ट लिया था कि भाई माइनर के रेप ज्यादा हो रहे थे, इसके लिए 2012 में पॉक्सो आ गया, बराबर है क्या? इसी प्रकार से एक आपने एक्ट सुना होगा, रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट। रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है वो लैंड माफियाओं के लिए था कि जो लैंड परचेज करते थे उसमें अच्छे अच्छे सपने दिखाते थे कि इसमें आपका ऐसा ऐसा घर होगा, बार होगा, बराबर है क्या? लेकिन पैसा लेके निकल जाते थे। तो रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट आया जिसको हम प्यार से रेरा बोलते हैं। तो ये बोलता है कि कभी भी कोई तुम प्रोजेक्ट ला रहे हो तो पहले उसको कंसर्न अथॉरिटी से रजिस्टर कराओ, और अगर उस निर्धारित समय में अगर तुमने घर बना के पोजीशन नहीं दिया तो तुम्हारे का लाइसेंस रद्द हो जाएगा और तुम बिल्डर बिल्डर नहीं कहलाओगे। तो इस वजह से रेगुलेट करके अब लोगों के साथ फ्रॉड होने कम हो गया। कंपनीज एक्ट का भी एक अपना पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपना पर्पस है। हर लॉ के पीछे कुछ ना कुछ डैमेज, कुछ ना कुछ कॉज, किसी ना किसी लॉस को रिकवर करने के लिए बनाया गया। आज मैं तुमको जो एग्जांपल दूंगा और भी अच्छे अच्छे एक्ट का, क्योंकि सारी चीजें तुमको सिस्टम समझाऊंगा मैं, तो तुमको और अच्छे से कनेक्ट होगा कि हाँ ये समझ में आया बोले लॉ का कारण क्या है करके, बरोबर है क्या? तो हमने वाई देयर इज लॉ कर लिया था। व्हाट इज लॉ में हम रुके हुए थे। व्हाट इज लॉ के अंदर हमने ये देख लिया था कि एक्ट क्या होता है। हम रूल्स तक भी पहुंच गए थे। रूल्स में हमने स्मॉल कंपनी का एग्जांपल लिया था कि क्यों रूल्स मेकिंग पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद आ रहा है कुछ? एक्ट कितने लेवल पे होता है? दो लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे मैं बनाता हूँ, पार्लियामेंट बनाती है, बरोबर है, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, लॉ मेकर्स। क्या बोलते हैं बोलो फटाफट? लॉ मेकर्स बोलते हैं प्यार से, ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है कि स्टेट एक्ट है? सेंट्रल एक्ट है, पूरे भारत में लगता है, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी सबके ऊपर क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013। एक एग्जांपल मैंने कल आपको लिखाया था, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। इसके साथ साथ मैंने एक एग्जांपल और दिया था स्टेट एक्ट के अंदर कि भाई एमपी पहला स्टेट है जो 12 साल की कम उम्र की लड़की के साथ अगर आपने दुर्व्यवहार किया तो डेथ पेनाल्टी देता है, बराबर है क्या? तो ये उनके अपने स्टेट का लॉज है। ऐसे चाहे तो यूपी बिहार वाले भी अपने खुद के लॉज बना सकते हैं, जिधर ज्यादा क्राइम है उधर खुद के क्रिमिनल लॉज हैं। एवरीबॉडी समझ पा रहे हो तुम? तो चलो यहां तक की भी चीजें समझ में आ गई थी कि भाई सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या है। फिर अपन किस पे गए थे, रूल्स पे। मैंने आपको बताया था कि रूल मेकिंग पावर का पहले कारण समझिए। रूल मेकिंग पावर क्यों दी गई है? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 स्केलेटन अप्रोच से बना है। कैसे बना है? स्केलेटन। कंपनीज एक्ट 1956 स्केलेटन अप्रोच में नहीं था। स्केलेटन का मतलब क्या है कि लॉ मेकर ने हड्डी का स्ट्रक्चर रेडी करके दे दिया है। मांस कितना डालना है, खून कितना डालना है, नसें कितनी डालनी है, सेल कितना डालना है, ये सारे पावर किसको दे दिए, सीजी को। हमने बेस रेडी करके दे दिया कि स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही होगी, जिसका क्राइटेरिया पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे होगा। ये भी किसने फिक्स कर दिया, लॉ मेकर ने। उनने लिमिट भी फिक्स कर दी 50 लाख की और 2 करोड़ की, लेकिन इसको बढ़ाने का पावर किसको दे दिया, सीजी को। कि समय समय में जब लगते रहेगा नोटिफिकेशन पास करते रहना और इसको इंक्रीज करते रहना, लेकिन उसमें भी उनकी औकात सेट कर दी कि पेड अप कैपिटल को 10 करोड़ से ऊपर नहीं और टर्नओवर को 100 करोड़ से ऊपर नहीं। ऐसे अनलिमिटेड पावर दे दिए तो जिसकी सरकार आएगी वो तो डैश ना चाहिए। अरे हाँ कि ना एवरीबॉडी? तो उनको लिमिट भी दी गई कि भाई आप इंक्रीज कर सकते हो लेकिन इतना इतना। तो उनने भी देखो, लॉ मेकर ने सोचा कि भाई ठीक है, जितनी भी महंगाई बढ़ेगी 10 करोड़ एक लिमिट अच्छी है।
इससे हुआ क्या, बार बार एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, बार बार क्या लाना पड़ेगा, सिर्फ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के माध्यम से रूल लाए, अमेंड हो गया, रूल लाए, अमेंड हो गया, रूल लाए, अमेंड हो गया। लेकिन अगर ये चीज एक्ट के अंदर ही लिख देती, सपोज इमेजिन करो कि स्मॉल कंपनी यानी कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़, अब कल को 1 करोड़ करना है 50 लाख का, यानी कि अब उस छोटी सी चीज को अमेंड करने के लिए अलग से अमेंडमेंट एक्ट लगता, बिल बनता, लोकसभा में जाता, राज्यसभा में जाता, अप्रूव होता, प्रेसिडेंट साइन करता, अभी आता अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट चेंज करता पेरेंट एक्ट को, कंपनीज एक्ट 2013। नया एक्ट नहीं आ जाता कि सर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 क्या आ जाता 23। ये द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है, ये कंपनीज एक्ट 2023 नहीं है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, जो कि अमेंड करेगा पेरेंट एक्ट को। और पेरेंट एक्ट कौन सा है, द कंपनीज एक्ट 2013। अभी क्या करना है, रूल डाले चेंज हो गया, रूल डाले चेंज हो गया, रूल डाले चेंज हो गया, कौन सा इजी है, एक्ट की रूल। अमेंडमेंट एक्ट लाने से अच्छा अमेंडमेंट रूल लाना बेटर है। कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, एक्ट इंडिपेंडेंट है, यानी कि सर्वे सर्वा तो वही है, अगर एक्ट नहीं है तो रूल नहीं है। क्योंकि अगर एक्ट है और एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, नहीं तो वो रूल बना नहीं सकती। एवरीबॉडी, फिर हमने कल देख लिया था ऑर्डिनेंस, याद आ रहा है। ऑर्डिनेंस हमने बोला था कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ सकती है, इमरजेंसी में कोई प्रोविजन बनाने हैं, तो ऑर्डिनेंस पास करो और चलने दो। एवरीबॉडी, स्टेट में अगर ऑर्डिनेंस बनाना है तो कौन कर रहा है, गवर्नर। सेंट्रल लेवल में अगर ऑर्डिनेंस बनाना है तो कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। यहां तक पढ़ के लिए थे, अरे हाँ जी, चलिए, इसको नोट नहीं किए थे शायद आप लोग, बरोबर है, ठीक है, नोटिंग मैं आपको आज करा के लूंगा। जब ऑर्डिनेंस वाला टॉपिक आएगा, सबसे पहले हमने ये नोट कर लिया था भाई एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, यहां तक की चीजें हो गई थी। अब अपन आते किधर, रेगुलेशन में। कोई बताएगा रेगुलेशन क्या होता है, बोले सर सब एक समान लग रहे हैं, सही हो रहा है, एक्ट भी वैसे ही लग रहा था, रूल्स भी वैसे ही लग रहा था, रेगुलेशन भी वैसे ही लग रहा था। और तुम लोग ऐसे क्यों करते हो जी, तुम 800-900 के लोग में जुड़े हुए और लाइक एकदम 2 डिजिट में करते हो, जितने में व्यूअर होते में लाइक करो ना। सर मैंने फाउंडेशन की क्लासेस ली थी आपसे 2 मंथ पहले, हाँ भाई, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ड्राइव में लेक्चर कब अपलोड होंगे, बस बेटा यूट्यूब से जैसे प्राइवेट जाएंगे तो अपलोड होने लग जाएंगे, ठीक है। आई परचेज योर लाइव एट होम प्लस बैकअप बैच, शुक्रिया। हाँ, लाइक बढ़े, लाइक बढ़े, लाइक बढ़े, लाइक के साथ व्यू भी बढ़ गए, 1100 हो गए, 800 थे एकदम खट से, और बोलता हूँ लाइक बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, वापस आते हैं किसमें, रेगुलेशन में। रेगुलेशन कोई बताना चाहेगा, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग, बाजू वाले को बोल रहे हैं, बता भाई। अरे रेगुलेशन, चलो मैं बताता हूँ, कभी रेगुलेटरी बॉडी का नाम सुने, हाँ, तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो ना जिस इंस्टीट्यूट के अंदर, वो एक रेगुलेटरी बॉडी ही है, कौन, आईसीएआई। याद है शर्मा सर एक वो आए, मुहिम लेके आए थे कि फलाना रेगुलेशन चेंज करवाना है। अरे बीच में प्रवीण शर्मा सर दिल्ली में सबके साथ शांतिपूर्वक धरना दिए थे, कुछ याद है, ठीक है, मतलब प्रवीण शर्मा सर को जानते ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सारे। तो वो ऐसे ही किए थे ना कि भाई धरना दिए थे, किस बात के लिए, कि भाई चेकिंग तुम ढंग से करते नहीं हो और हमको ढंग से चीजें अवेल कराते नहीं हो, तो बोले फलाना रेगुलेशन चेंज कराना है, सुना कभी उनके मुंह से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, रेगुलेटरी बॉडी भी क्या होती है वो भी बताता हूँ, बस इतना समझो, रेगुलेटरी बॉडी का जब भी कोई लॉ बनाती है, वो लॉ बनाती है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन। अब रेगुलेटरी बॉडी को कौन बनाता है, तो रेगुलेटरी बॉडी को भी बनाती है पार्लियामेंट, लॉ पास करके। जैसे कि तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये ऐसे ही नहीं आया कि बोले चलो एक एक्सपर्ट को बनाना है तो काम करते हैं, आईसीएआई नाम की एक संस्था बना देते हैं जिसके अंदर ये सारे बच्चे रजिस्टर होंगे, इतने लेवल होंगे और पढ़ेंगे, नहीं, ये जितनी चीजें आप कर रहे हो ना, ये सारी कुछ लॉ पे लिखी हुई है। पार्लियामेंट में पहले चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 को पास कराया गया, यानी कि पहले एक्ट आया, उस एक्ट के बेसिस में आपकी इंस्टीट्यूट आई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम भी ऐसे ही नहीं आ गए हैं,
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 1980 में बनी थी। तो पहले कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 पहले एक्ट बना, और उस एक्ट के बाद क्या बना है, कंपनी सेक्रेटरीज वाला इंस्टीट्यूट बना है। गोज फॉर द सीएमए इंस्टीट्यूट। कभी सेबी का नाम सुने? क्या करती है सेबी? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। ये देखती है कि कोई भाई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है। ये देखती है कि भाई कोई कंपनी जो लिस्टेड है जानबूझ के अपने ही लोगों को पैसा देके जानबूझ के शेयर परचेस करवा रही है बबल क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है कि नहीं? देख लिया होगा तुम लोगों ने। जैसे जो भी है बोले आओ आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, एडमिशन हो चाहे ना हो, बोले कितने में एडमिशन करना, जितना बोल उतने में बैठ, ताकि लोगों को लगे अरे यार इधर सब जा रहे तो हम भी जाए। हाँ, तो सेबी का काम यही है कि मार्केट में अगर कोई बबल क्रिएट कर रहा है, बबल क्रिएट करना मतलब अपने ही लोगों को पैसे दे रहा है और बोल रहा है मेरी कंपनी के शेयर खरीद, तो मार्केट में हवा क्या जाएगी कि पूरी पब्लिक इनके शेयर खरीद रही है ताकि बाकी लोग भी इन्वेस्ट करें। ये एक प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, गलत तरीके की प्रैक्टिस कहलाता है। और जैसे ही क्या होता है, शेयर के प्राइस बढ़ रहे तो सब पैसा लगाते हैं, कंपनी के पास पैसा ज्यादा आता है। ये गलत प्रैक्टिसेस के ऊपर नजर कौन रखता है? सेबी। सेबी को बनाया ही इसीलिए कि तुम इनके ऊपर पैनी नजर रखो कि ये गड़बड़ ना करे और पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना करे। तो सेबी भी ऐसे ही आ गया क्या? नहीं, पहले सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पहले एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। उस एक्ट के तहत ये रेगुलेटरी बॉडी आई है। उसमें लिखा रहता है कि ये एक्ट के तहत हम किसको बना रहे हैं? सेबी को बना रहे हैं। एक मैं तुमको और एक रेगुलेटरी बॉडी आज बताऊंगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत आई है, यानी कि पहले कंपटीशन एक्ट 2002 पास हुआ, उसके बाद क्या आया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका बहुत गजब एक्ट है ये। मैं सीएस में जब पढ़ाता था तो ये अकेला एक्ट, कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स का आता था इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। उसका जिक्र आज अपन करेंगे, बहुत जबरदस्त एक प्रैक्टिकल केस सिनेरियो लेके, तो समझेगा। तो कुल मिला के मैं कंक्लूड क्या करना चाह रहा हूं कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है ना, जब वो लॉ बनाती है तो वो क्या कहलाता है? रेगुलेशन। बट रेगुलेटरी बॉडी को किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है, किसी ना किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए। अब कंपटीशन एक्ट बना दिए, अब वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखने के लिए कोई तो चाहिए। सेबी एक्ट बना दिए कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। अरे तो कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगी। समझ पा रहे हो? आईसीआई बना दिया है कि भाई वो स्टूडेंट को रेगुलेट करेगी एक्सपर्ट बनने में। तो कैसे करेगी भैया? उसके लिए क्या होना चाहिए? रेगुलेटरी बॉडी। तो पहले एक्ट बनाया, फिर रेगुलेटरी बॉडी बनाई, उसके अंदर आप लोग इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर हो, मैं भी हूं अभी, बरोबर? भले मैं मेंबर नहीं हूं लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। तुम्हारे साथ गलत होता है तो मेरे को दुख होगा कि नहीं होगा? जैसे शर्मा जी को हुआ, हाँ कि ना जी? यहां तक की चीजें समझी है एवरीबॉडी? तो रेगुलेटरी बॉडी को एक प्यार से एक शब्द और दिया जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं रेगुलेटरी बॉडी स्लैश स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों बोलते हैं स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कानून के द्वारा बनाई गई संस्था। अब आईसीआई कानून के द्वारा बना है, आईसीएसआई कानून के द्वारा बना है, सेबी कानून के द्वारा बना है। तो इनके लिए पहले एक्ट पास हुआ और एक्ट के बाद ही आए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है प्यार से? स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो कानून के एक्ट पास होने के बाद आई है, जब ये कुछ लॉ बनाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? रेगुलेशन। फाइनल से तो लॉ हट गया अभी, जब आप फाइनल में आते थे आप सेबी रेगुलेशन पढ़ते थे। सेबी रेगुलेशन यानी कि सेबी ने स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस बनाए, मतलब क्या क्या लॉ बनाए, उसको बोलते थे सेबी रेगुलेशन, क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी ने बनाया। बराबर है ये भी लॉ, रूल भी लॉ है, एक्ट भी लॉ है, बनाने वाले सब अलग है। और सबका कनेक्शन किससे आ रहा है? एक्ट से। एक्ट है तो रूल है, एक्ट है तो रेगुलेटरी बॉडी है, एक्ट है तो रेगुलेटरी बॉडी है तो रेगुलेशन है। बराबर है? ऑर्डिनेंस भी लॉ है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर बनाते हैं। लास्ट में आएगा अपने पास क्या? ऑर्डर। समझेंगे उसको, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। अच्छा एक साथ में और समझ लेना, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेशन कौन बना रहा है? रेगुलेटरी बॉडी। तो बायलॉज क्या है सर? जब रेगुलेटरी बॉडी अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ बनाती है उसको बायलॉज बोलते हैं। जैसे कि सेबी बनी, आईसीआई बने, तो भाई इनमें कोई ना लोग वर्क करते होंगे, प्रेसिडेंट है, काउंसिल मेंबर है, तो ये कब कब मीटिंग करेंगे?
कब कब मीटिंग करेंगे, कब कब क्या चेंज लाना है, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कि कितनी क्या टाइमिंग रहेगा ऑफिस का, कब कब मीटिंग करना है, किसकी क्या सैलरी रहेगी। जब अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कुछ बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, बायलॉस। बरोबर है, इतना नोट करिए, जीवन में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, रूल्स क्या रेगुलेटरी बॉडी बनाती है या डायरेक्ट पार्लियामेंट से पास होकर बनता है? बेटा रूल्स नहीं रेगुलेटरी बनाती, रेगुलेशन रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। ठीक है, रूल्स तो एमसीए बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि वही सेंट्रल गवर्नमेंट है कंपनीज एक्ट के लिए। सर आप पूरा इंटर लॉ लिखवा के लोगे ना, मुझे बुक से याद करने में प्रॉब्लम होती है, बस उसके लिए ही मैं यहाँ पे हूँ, पूरा चीज लिखवा के लेंगे। सर बुक्स की डिलीवरी कब होगी? बेटा बुक्स की डिलीवरी आपको जिस दिन बुक लगेगी उससे पहले ही हो जाएगी, डिस्पैच हो गई है, आप ऑफिस में फोन करके ट्रैकिंग आईडी ले सकते हो। फटाफट तुम वीडियो को लाइक करो जी, सारे लोग देखते तादाद में हो, लाइक नहीं करते। सर प्लीज बताएं ना कि आप राइटन डैश क्या करेंगे? हाँ करेंगे करेंगे, वही जो वो पूछ रही है। हाँ, रूल्स में किसी को कंफ्यूजन है? रूल्स में एक बच्चा आ रहा है, हाँ कंफ्यूजन है भाई रूल्स में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीआई जो है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आएगा। जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ, बेसिक आएगा आगे, वहां आराम से क्लियर होगा। जब तो सीबीआई पूछ रहे हैं ना, वो आएगा वहां पे, वो पॉइंट आएगा। बरोबर है, ठीक है ठीक है। रूल्स में किसी को दिक्कत अभी तक? बच्चा का डाउट है क्योंकि यहाँ यूट्यूब में कि सर रूल्स मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, आप लोग को किसी को डाउट है रूल्स में? ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे को मैं बता देता हूँ बेटा, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, आगे और अच्छे से क्लियर होगा इसमें कि मैं बताऊंगा जब कौन सी सेंट्रल किसके लिए है। एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर दिया रहेगा और सीजी रूल बनाएगी, और आप सीजी और रेगुलेटरी बॉडी को मिक्स कर दियो। तो अब कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों सुनिएगा, मेरे ख्याल से आप आज के लेक्चर में डायरेक्ट आए हो। आप लोग को किसी को डाउट रूल में? ठीक है, रेगुलेशन और ये वाली चीजें लिख ली अपने, बायलॉस। पढ़ो जीवन में मैं आगे। ऑर्डिनेंस भी एक बार नोट कर लो, क्योंकि ऑर्डिनेंस अपन कल पढ़ लिए, लेकिन नोट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, रुको रुको रुको। ऑर्डिनेंस कल पढ़े, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगी तो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट बनाएगा, स्टेट लेवल पे कौन बनाएगा, गवर्नर। अब बात ये कि तुमने ऑर्डिनेंस बना तो दिया, ये वैलिड कब तक रहेगा? हाँ, जब तक पार्लियामेंट के बोथ द हाउस सेशन में नहीं आ जाते। अरे हाँ, अब बोथ द हाउस सेशन में आना मांगता है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोथ द हाउस। मान लो फॉर सपोज ऑर्डिनेंस पास हुआ 15 जून को, लोकसभा सेशन में आई, 30 जून को राज्यसभा सेशन में आई। अब मैं आपको कह रहा हूं ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है 6 हफ्तों के लिए फ्रॉम द डेट व्हेन द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कम इनटू सेशन। कहां से 6 हफ्ते? जब बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में आती है, वहां से 6 हफ्ते के लिए ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। लोकसभा 15 तारीख को, राज्यसभा 30 तारीख को, जून में। तो कहां से 6 हफ्ते गिनेंगे, क्योंकि बोथ द हाउस कब आए, 30 को। तो सेम एग्जांपल नीचे भी लिखा हुआ है, वैलिड रहेगा कितने के लिए, 6 हफ्तों के लिए, फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कम इनटू सेशन। लोकसभा 14 जून को आई, राज्यसभा 30 जून को आई, तो हम 30 जून से क्या गिनेंगे, 6 हफ्ते गिनेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। ऐसा कोई है जो आज पहली बार आया है, फर्स्ट डे जिसका? आप कल के लेक्चर देख के आए बेटा दोनों? क्या, ओके, आप भी पहले और मिले ना भाई पहले कभी? हाँ, कहाँ था बेटा तू? अच्छा, ठीक है। बाकी दोस्त यार? अच्छा, इस बार सारे बच्चे मैथ्स में ज्यादा लटके हैं ना।
लॉ में फिर भी पास हुए, मैथ्स में अटके, पिछली बार लॉ में अटके थे, मैथ्स में पास थे। इंस्टीट्यूट हर बार बोले कहीं ना कहीं तो जाने नहीं देंगे तुझे। अच्छा एक अच्छा हो गया, अभी जैसे फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा है, बोले सर मेरा टीवाई चल रहा है, वैसे डायरेक्ट एंट्री से आएगा आगे ना। कल भी आए थे अपने पास दो ऐसे ही, स्क्रॉल करो क्या। और जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ भी डायरेक्ट एंट्री से ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू फाउंडेशन, क्योंकि जो 9 महीने वाला क्राइटेरिया था वो हटा दिए, पता है ना 9 महीने वाला क्राइटेरिया। मतलब ऐसा होता था कि भाई पहले अगर आपको डायरेक्ट एंट्री से आना था तो आपको पहले 9 महीने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ट्रेनिंग करनी होती थी, फिर आप डायरेक्ट एंट्री में आते थे। अभी वो 9 महीने हटा दिए, टीवाई करो और आ जाओ। यहाँ पे आर्ची अग्रवाल और फ्लॉकी जी कह रहे हैं पता है सर। मेरे मैराथन और रिवीजन सेशन में ना बहुत डेंजर लोग आते थे। एक जन आया था योगी आदित्यनाथ, तो जैसे वो कोई फालतू बात यहाँ करे तो बोले आज से तेरा नाम ये, तो इसको देखे देखे एक जन मोदी जी बन के आ गया, समझे क्या। फिर इनको देखे देखे एक जन अमित शाह बन के आ गया, और ऐसे ही सबका फोटो लगा के यहाँ पे राजनीति शुरू कर देते। कांग्रेसी भी आ जाता था। हाँ हाँ, चलिए हुआ क्या जी। फिर तुम बताए नहीं यार मोटिवेशन कल क्या मिला, कहाँ से मिला। हाँ छोड़ दे। नहीं मतलब मैं तो छोड़ने ही वाला हूँ उस मोटिवेशन को, मतलब तुम कितना इन्फ्लुएंस हो उससे। हाँ हाँ, क्या कह जगह ही नहीं थी सुनने की। एक बच्चा कह रहा है एसएल क्या है बेटा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के केस में जो लॉ बनाते हैं ना, इसीलिए एसएल लिखा है, स्टेट लेजिस्लेटिव। हाँ प्रियांशु जी भी एक बात याद दिला रहे, बोले सर मैराथन में वो बेस्ट था, नेचुरल पर्सन क्या होता है पूछने वाला एक व्यक्ति आया था। तुम लोग भी थे क्या उस मैराथन में, है ना। एक जन आया था कि सर नेचुरल पर्सन क्या होता है, मैं बोला आज से मैं पढ़ाना ही छोड़ रहा हूँ। मैं माथा पीट लिया कि एक व्यक्ति पूछ रहा है नेचुरल पर्सन क्या होता है, भाई साहब। ठीक है हुआ जी। बड़े जीवन में आगे आते हैं किधर, ऑर्डर में, किधर आते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर समझ लो पहले क्या होता है करके, बराबर। ऑर्डर भी एक लॉ है, ऑर्डर भी क्या है, लॉ। जैसे आपने सुना होगा कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, बराबर है क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फलाने इंस्पेक्टर ने आदेश भेजा है, कलेक्टर का आदेश आया है, सुना कभी आपने ऐसा कि कलेक्टर का आदेश है कि ये जगह में जब तक रैली निकलेगी ये जगह बंद रहेगी, आना जाना बंद है, कलेक्ट ऊपर से आदेश आया, सुना कभी ऐसा। दैट ऊपर से आदेश इज ऑर्डर, बरोबर है। बट वो व्यक्ति जो ऑर्डर दे रहा है वो भी एक क्या है, लॉ, क्योंकि वो व्यक्ति लॉ के तहत वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है, आम तौर पर ये जो ऑर्डर होता है ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता नहीं है। समझ पा रहे हो क्या। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब नाउ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है समझना, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एक तो इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम्पल के लिए, और एक लिखा है साइबर लॉ इंस्पेक्टर काय के लिए, फॉर पर्टिकुलर पर्सन, बरोबर है क्या। अब जैसे आपके ऊपर नोटिस आया कि भाई आपने ऐसा ऐसा घपला किया हुआ है डीटी में, डायरेक्ट टैक्स में, हमको पता चला है, तो ये आदेश आया ऑफिसर साहब से कि आपको ऑफिस में आना अपनी सफाई पेश करना है। आप इसको नोटिस भी कंसिडर कर सकते हो, इसको ऑर्डर भी कंसिडर कर सकते हो, और आपको इसका पालन करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो जो भी कानूनी कार्रवाई उनको करनी रहती है वो करते हैं। जैसे मान लो किसी के खिलाफ कंप्लेन लगी कि भाई फलाना व्यक्ति ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और फोन में माँ बहन की गाली दी है, अब मेरी जान को खतरा है और इस व्यक्ति ने मेरे को बोला है। अब कंप्लेन आ गई, अब ऐसा तो नहीं तूने बोल दिया जाके गिरफ्तार करके जेल में सूटे अच्छे से कि क्यों बोल रहा है, सामने वाले का भी पक्ष सुनना पड़ेगा। तो वहां पे जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर वाला रहेगा वो एक नोटिस जारी करता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है और ये तुमको आदेश किया जाता है कि तुमको फलाने थाने में आके अपनी सफाई पेश करनी है।
कंप्लेन और एफआईआर में फर्क होता है। कंप्लेन ऐसा होता है कि आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया है कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है, अब पुलिस उसमें जांच पड़ताल करती है कि हाँ क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या वाकई में जान से मारने की फिराक में उसको भी बुलाएगी, पूछेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, लगता है कि केस बनने लायक है, तब फटती क्या एफआईआर, और वहां से आपका लीगल केस एक्चुअल में क्या होता है रजिस्टर। हेलो, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे मोलेस्टेशन वाले केस हो गए, लड़की को छेड़छाड़ वाले केस हो गए, इसमें डायरेक्ट एफआईआर होती है, बरोबर है, अगर मामले की गंभीरता ऐसी रहती है तो जब कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर, साफ तौर में बोलूं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जगह अगर मैं बोलूं ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलूं तो ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि जो इस मामले की जांच पड़ताल करता है उसको वैसे तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन प्यार से बोलूं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आपको कुछ आदेश दे रहा है तो किसके लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, बरोबर है क्या, एंड दैट ऑर्डर इज ऑल्सो अ लॉ, बरोबर है, लिखिए फटाफट। सिंघम में जयकांत शिकरे जैसे शिवगढ़ आया था वैसा ना, समझा नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया तुझे। सर आपका खलबली नहीं आया क्या, हाँ खलबली पास नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ सीएमए एस्पिरेंट उज्जवल कह रहा है सर 6 हफ्ते क्या है, 6 हफ्ते वैलिडिटी का टाइम है मेरे लाल, ऑर्डिनेंस जो पास होगा ना सेंट्रल या स्टेट में, वो 6 हफ्ते के लिए वैलिड होगा जब बोथ द हाउस पिक्चर में आएगी। डन सर। बड़े दोस्तों 103 भी याद ही होगा आप लोग को पूरा, ठीक है, तो देखा जाएगा तो आपने समझ लिया मोटा मोटा जितने भी प्रकार के लॉ आप यूज करने वाले हो या भविष्य में आपको यूज होंगे, तो लॉ बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर एक्ट भी आता है, उसके अंदर रूल्स भी आता है, उसके अंदर रेगुलेशन भी आता है, उसके अंदर बायलॉज भी आता है, उसके अंदर ऑर्डिनेंस भी आता है, उसके अंदर ऑर्डर भी आता है, एवरी स्पेसिफिक टर्म कम्स अंडर द टर्म लॉ। आप देखोगे तो एक्ट बनाने वाला कौन है, लॉ मेकर यानी कि पार्लियामेंट, रूल बनाने के लिए सीजी और कौन है, एसजी, लेकिन ये रूल मेकिंग पावर होगा तो ये रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाने वाले रेगुलेटरी बॉडी, और रेगुलेटरी बॉडी बनाने वाले अगेन पार्लियामेंट है, एवरीबॉडी, बायलॉज वो खुद के लिए है, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में गवर्नर और प्रेसिडेंट, 6 हफ्ते की वैलिडिटी, कहां से, जब बोलता हाउस कहां आएंगे, सेशन में, और लास्ट अपना क्या आता है, ऑर्डर, एवरीबॉडी। तो अगर आप देखोगे तो आपने वाई देयर इज लॉ समझ लिया कि हर लॉ के पीछे क्या है, आपने व्हाट इज लॉ समझ लिया, अरे समझ लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जीवन में, पढ़े। अब बात आती है कि सर अपने ये सारी चीजें समझा दी, प्रश्न ये है कि आपने बोला पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट को किसने पावर दिया लॉ बनाने का, अरे हाँ, हाँ हाँ, मिनिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी आज आपको मैं संविधान भी दिखाता हूं, हम वापस से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, पहले तो ये समझ लिए कि भाई लॉ होता क्या, उसमें क्या क्या लॉ बनता कैसे, अब बात आती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार दिया किसने, लो भाई जब मर्द पड़ा इस पे लॉ बना दो, उस पे लॉ बना दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मदर ऑफ ऑल लॉज बोला जाता है, जितने भी लॉज हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 240, रीड विथ शेड्यूल 7, आर्टिकल नंबर 246, रीड विथ शेड्यूल 7, आर्टिकल नंबर 246, रीड विथ शेड्यूल 7। अभी क्या है आर्टिकल नंबर 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर ये बात लिखी है कि कौन से मुद्दे में सेंट्रल लॉ बना सकता है, कौन से मुद्दे में स्टेट लॉ बना सकता है, और कौन से मुद्दे में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और ऐसे कौन से मुद्दे जो तीनों में नहीं है उसमें भी सेंट्रल बना सकता है, जिसको हम रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको, एवरीबॉडी समझ पा रहे हो। आर्टिकल 246, कौन सा आर्टिकल 246, रीड विथ शेड्यूल 7। सर चलो 246 में तो ये समझ में आ गया कि लॉ बनाने का पावर दिया हुआ है पार्लियामेंट को, स्टेट को, और कॉन्करेंट में दोनों को। ये शेड्यूल 7 क्या है, तो शेड्यूल का मतलब ये होता है हर एक्ट में और हर लॉ के अंदर
आपको जो लिस्ट वाली चीज होती है ना, वो हमेशा आपको मिलेगी स्केड्यूल में। अगर आपको गलती से याद है तो फाउंडेशन लेवल पे आपने स्केड्यूल पढ़ा होगा जिसमें एमओए थे, एओए थे, याद आ रहा है कि फलाने स्केड्यूल में। तो जो भी चीज एक्स्ट्रा एडिशनल होती है ना एक्ट के अलावा, वो किसमें होती है? स्केड्यूल। इसकी स्केड्यूल 7 में 3 प्रकार की अपने को लिस्ट दी हुई है, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट। यानी कि इन तीनों लिस्ट के अंदर अपने को ये बताया कि भाई सेंट्रल के अंदर 1 2 3 4 5 6 करके अराउंड 98 मैटर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बनाएगी? सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि लॉ मेकर। स्टेट के अंदर लगभग लगभग 59 आइटम है, उस 59 आइटम में कौन लॉ बनाएगा? स्टेट। कॉन्करेंट के अंदर जितने आइटम है उसमें कौन लॉ बनाएगा? एवरीबॉडी। तो ये संविधान के अंदर पावर दिया गया किसको? पार्लियामेंट को, कि आप लॉ बना सकते हो। और अगर आपने गलती से अपने पिछली स्कूल की क्लासेस में पढ़ा हो तो संविधान के 3 पाए हैं, 3 पाए यानी कि 3 पिलर्स में संविधान खड़ा हुआ है। पता है आपको कितने पिलर हैं? 3 पिलर है। 4 पिलर है भाई, 3 पिलर है। पहला लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब टू लेजिस्लेट का मतलब होता है टू मेक लॉस। तो लेजिस्लेटिव के अंदर वो लोग आते हैं जो लॉ बनाते हैं। फिर बात आती है एग्जीक्यूटिव, और फिर लास्ट में आता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव के अंदर लॉ बनाने वाली अथॉरिटी आती है, एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी अथॉरिटी आती है, और जुडिशरी तब आती है जब क्या होता है? डिस्प्यूट। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वो भाई ने बोला था कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट, सीबीडीटी, बराबर। सीबीडीटी ने लॉ तो नहीं बनाया। लॉ बनाने वाले कौन है? पार्लियामेंट के अंदर, जो फाइनेंस के संबंध में लॉ बनाए, जिसपे डायरेक्ट टैक्स भी आ रहा है। अरे हाँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो ये देखता है कि उस लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं। इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो आप जाते हो कोर्ट के पास कि ये जबरदस्ती नाटक कर रहा है, मैं तो टैक्स बराबर भर रहा हूं। अरे हाँ, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट बन गया, किसने बनाया? लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि लॉ मेकर ने। पालन हो रहा है कि नहीं? एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन है? आरटीओ ऑफिसर। वो ये देख रहा है कि इसका पालन हो रहा है कि, अगर गलत चालान काटा तो आप जाते हो कोर्ट, किसने मेरा गलत चालान काटा। और इसकी ही वजह से आजकल कारों में डैश कैम चल रहा है। डैश कैम समझते हो? आपका गलत चालान ना कटे करके आज कार में भी कैमरेज लगते हैं ना, लगते हैं। मेरी कार में भी लगे हुए हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी, और जरूरी भी है। मैंने किस्सा सुना था, मतलब मैं तो जब लगवाने गया था तब किस्सा सुना था कि लोनावला जा रहे थे, एक महिला अकेले थी कार के नीचे, फिर इमरजेंसी में ब्रेक मारा, उसको पहले से लगा हुआ था, बोले तेरी कार से लगा, लिए हर जाना। यही कैमरे में होता तो नहीं कर पाते। हाँ कि ना? ऐसे ही कभी पुलिस वाला गलत चालान ना काटते, आजकल लोग टेस्ट कैमरा लगाते हैं। तो अभी पहले तो नहीं था, पहले विवाद होते थे तो डिस्प्यूट होता था। अच्छा याद आया, पुलिस वाले से एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि भाई इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट बना, वो यही बोलता है कि भैया हेडगियर लगा के चलना, ट्रिप्सी मत चलाना, वन वे में मत जाना, नो ऑन जोन में मत जाना। एक ऐसे ही ड्रंक एंड ड्राइव के लिए भी सेक्शन है कि भाई आप दारू पी के गाड़ी चला नहीं सकते। ये कानून बना, कानून किसने बनाया? लेजिस्लेटिव बॉडी ने। अभी हाँ, अब बात आते हैं एग्जीक्यूटिव। भाई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे हो, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं, तो कोई तो होगा चेक करने के आरटीओ ऑफिसर, खास तौर पे वीकेंड में खड़े रहते हैं चौक चौराहे में बैरिकेड्स लगा के। और बैरिकेड्स लगाने के बाद आपको खड़े करते हैं, खड़े करने के बाद एक वो देते हैं, मीटर बोलते हैं, फूको। आप फूकते हो तो पता चलता है कि आप कितनी दारू पिए हुए हो। जितनी दारू पी रहेंगे उसमें मीटर चलता है। 1-1.5 पैक तक उस पे आपको अलाउ है पीना, की 1-1.5 पैक तक आप पी रहे हो, यानी कि ज्यादा कैपेसिटी में नहीं पी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। एक हमारे कलीग हैं ऐसे ही, मतलब इसी फ्रेटर्निटी के हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा। अब वो ना ना दारू पीते हैं, ना कोई सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, एकदम सुपारी भी नहीं खाते हैं। अब वो आ रहे होंगे कहीं रात से, वीकेंड का समय होगा, तो पुलिस वाले ने रोका, क्योंकि वो चेक कर रहा था कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है। क्या इसमें फूको? मैं नहीं फूकूंगा। बोले क्यों नहीं फूकोगे? तो बोले आप ये नोजल चेंज करो इसकी, न जाने कितने लोग फूके होंगे, किसी को कुछ बीमारी होगी तो नोजल चेंज कर दो, मैं फूक देता हूँ। बोले नहीं, नोजल तो यही इधर ही फूकना पड़ेगा। बोले नहीं फूकता, जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, वो भी वकील है जो भिड़ रहा था सामने, समझे क्या? नहीं, आम आदमी जनरली नहीं भिड़ता है, और भिड़ना भी नहीं चाहिए इनसे, तो नहीं फूको इनने।
तो बोले ठीक है, नाम आता पता बता दो, नोटिस भेज देते हैं। तो लिख ले नाम आता पता, नोटिस भेज देना। नाम आता पता लिख दिए, नोटिस चले गया। कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने की वजह से डैश डैश सेक्शन लग गया, एफआईआर का केस चल रहा है, 2 साल की सजा है उसमें। अब इसमें कानूनी कार्रवाई की बाधा वाली, मतलब कानूनी कार्रवाई में तुमने क्या बाधा डाली? बाधा डाली कुछ बाधा नहीं डाली है। हम तो बोले भाई नोजल चेंज करो, और उनका भी लॉजिक बराबर था। चल रहा है कोर्ट में केस, दलीलें वलीलें होती रहती है, इसमें ऐसा कोई इतना विशेष मामला नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो इससे मैं बता क्या रहा हूँ, लॉ बना, पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने वाले पुलिस ऑफिसर। डिस्प्यूट हुआ तो कहाँ केस चल रहा है? जुडिशरी में, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। मान लो ट्रायल कोर्ट बोल देगा कि नहीं भाई आप सही थे जो फूंक नहीं मारे, क्योंकि भाई कोई भी डिजीज हो फैल सकती है। अब अगर पुलिस वाला इससे एग्रीव्ड हो गया कि नहीं यार ये तो गलत है, मेरे साथ ऐसा हो, चाहे तो चले जाए फिर हाई कोर्ट में अपील करने। अगर उसके खिलाफ आए कि हाँ तुमको सजा सुना है, तो वो चले जाए अपील करने। तो जुडिशरी बनी है। जब लेजिस्लेटिव बॉडी ने कुछ कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव उसको पालन कर रही है और उसकी वजह से कोई एग्रीव्ड हो रहा है, तो न्याय दिलाने के लिए क्या बनी है? जुडिशरी। तो जुडिशरी में फिर आपका सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जुडिशरी में भी ऐसा नहीं कि सीधा सेशन कोर्ट है, सबसे पहले होता है ट्रायल कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के ऊपर होता है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। एवरीबॉडी समझा क्या? तो ये 3 पिलर हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, इन तीनों पिलर में हमने लेजिस्लेटिव पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा, काम का फंक्शनिंग समझा? अभी मैं एक जबरदस्त एग्जांपल दूंगा तुमको, और अच्छे से इनका फंक्शनिंग समझेगा संविधान का, क्योंकि हमने अभी बात संविधान की निकाली तो थोड़ी चीजें इसमें क्लियर हो जाए। हमने अब तक जितनी भी चीजें पढ़ ली कि लॉ के अंदर एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशन आता है, ऑर्डर आता है, मुझे बताओ लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर कौन कौन आएगा? लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जो लॉ बनाते हैं, तो इस बॉडी के अंदर किसको किसको मैं ले लूं जो लॉ बनाता है? आप बताइए। सबसे पहले पार्लियामेंट, फिर और सीजी को भूल गए तुम? एक तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेबी, सीसीआई, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी ये भी क्या बना रही है? लॉ। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? लॉ बना रहे हैं। अब जब मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाऊंगा, एवरीबॉडी, मैं किसमें जा रहा हूं? एग्जीक्यूटिव बॉडी। जितने भी लॉ बने, अब ये पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये कौन देख रहा है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन कौन है। लॉ बन गए। अब जैसे द कंपनीज एक्ट 2013 बना, किसने बनाया? लॉ मेकर ने बनाया। क्या? अब अपन आते हैं एग्जीक्यूटिव में। अब ये पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कोई तो देखेगा। इसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एवरीबॉडी, आपने कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया, लेजिस्लेटिव बॉडी ने, पालन हो रहा है कि नहीं? एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन हो गई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपने फाइनेंस एक्ट के अंदर डीटी के संबंध में लॉ बना दिया, लॉ बन गया, पालन हो रहा है कि नहीं? कौन देखेगा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसने आपको नोटिस भेज दिया, आपने गलत टैक्स भरा, ज्यादा बनता है, आप दुखी हो गए, आप कहां चले गए? जुडिशरी के पास। एवरीबॉडी, अरे हाँ, तभी एक्ट बनाया आपने लेजिस्लेटिव बॉडी में, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हो पक्के से? रेलवे से संबंधित कोई लॉ बना, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेल अफेयर्स। बराबर है? यानी कि हर लॉ के लिए जो अपनी खुद की मिनिस्ट्री है, वो चेक करती है कि इस लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं। अब कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में चल रहा था कंपनीज एक्ट 2013। लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, रूल सीजी उसमें बना देगी। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव की, तो बोले मिनिस्ट्री ऑफ कौन है? कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। अरे हाँ, अकेले देख लेती, बोले ऊपर ड्रोन व्यू देख के कि हाँ सब पालन हो रहा है क्या? नहीं ना। उस मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि निर्मला सीतारमन जी के अंदर रीजनल डायरेक्टर है, 7 रीजनल डायरेक्टर, हर रीजन का एक रीजनल डायरेक्टर है। अब उस रीजनल डायरेक्टर के अंदर यानी कि उस रीजन के अंदर जितने स्टेट आ रहे, हर स्टेट में है आरओसी। ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जीक्यूटिव बॉडी फैली है। पहले मिनिस्ट्री, उसके नीचे 7 रीजन में 7 रीजनल डायरेक्टर, और हर रीजन के अंदर जो जो स्टेट आ रहा है, यानी कि उस रीजनल डायरेक्टर के अंदर मान लो 4 स्टेट आ रहे हैं,
हर 4 स्टेट में क्या है, 4 आरओसी। वो आरओसी रिपोर्ट करते आरडी को, आरडी रिपोर्ट करता है किसको, मिनिस्ट्री को। इस प्रकार से ये लोग देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 का पालन हो रहा है कि आपने एजीएम नहीं की। सेक्शन 96 के हिसाब से जो एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, आरओसी नोटिस भेजेगा कंपनी को। कैसे भैया, कारण बताइए क्यों नहीं किए। रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आरडी को बता देगा कि भाई हमने नोटिस दिया था, ये जवाब आया है, नोटिस दिया था, जवाब ही नहीं आया है। अब आरडी समझे क्या करना है, या और नोटिस नोटिस खेलेगा। इस प्रकार से चीजें क्या होती है, रेगुलेट हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी। आप दुखी हो तो किधर जाओगे, जुडिशरी। अब ये जो मैंने फंक्शनिंग आपको बताई कि लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव पालन कर रहा है, जुडिशरी उसको कंप्लाई कर रहा है, इसका जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, उसके बाद सारी नोटिंग मैं आपको करवाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ हो, ठीक है। फंक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक बोला था कि कंपटीशन एक्ट के बारे से मैं आपको कुछ बताऊंगा, बरोबर है। कंपटीशन एक्ट 2002 का भी एक पर्पस है, जैसे कंपनीज एक्ट का एक पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पर्पस हुआ करता था, पार्टनरशिप का एक पर्पस हुआ करता था, वैसे ही कंपटीशन एक्ट 2002 जो मैंने बताया था सीएस के अंदर कितने मार्क्स का आता था, 25 मार्क्स। इसके मेन 3 पर्पस थे। सबसे पहला, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होना नहीं चाहिए, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं होना चाहिए, और तीसरा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। एवरीबॉडी, सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। हेलो, एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। कंपटीशन को खत्म करने को क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव। अब जैसे यहाँ पे कंपटीशन है इस जगह में, जैसे तुम मेरे पास आए तो सपोज मैंने बोला कि भाई मैं 10,000 में लॉ पढ़ा दूंगा, अरे हाँ कि ना। आप बाजू क्लास में गए और नाम लिए मेरा कि भाई मेरे को फलाना 10 में पढ़ा रहा है, क्या हम तेरे को 7 में पढ़ा देंगे। आप तीसरी क्लास में गए, बोले वो बोल रहे 7 में पढ़ाना है, क्या हम तेरे को 3 में पढ़ा देंगे। अब चौथे में गए, बोले वो तो 3 में बोल रहा है, बोले हम 1000 में पढ़ाएंगे। अब 5वें में गए, बोले तू बैठ हम पैसे देंगे। समझे क्या, इसी प्रकार का कंपटीशन चल रहा है, बस तू उधर मत जा, तू इधर रह। अब कंपटीशन है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, तुम लोग के लिए तो अच्छी बात है ना, तो तुम्हारे इंटरेस्ट में सोचा जाएगा अभी। अब कंपटीशन है, अब क्या हुआ देखे कि भाई ऐसे तो बहुत गंदगी हो रहा है, कोई फ्री में भी पढ़ा दे रहे इस चलते। तो सबने मीटिंग की, तो बोले काम करो भाई, ये गंदगी मत करो। स्टैंडर्ड फीस रहेगी पर सब्जेक्ट 20,000 रुपए की, हो जाएगा ग्रुप 1 60,000 का, और वो प्लस 60,000 1,20,000 रुपए प्लस जीएसटी। ये इसके नीचे कोई नहीं जाएगा, इसके ऊपर करना है कर लो, बराबर है। ऐसा सब ने मिलकर क्या कर लिया कि एग्रीमेंट कर लिया, आप ही एक्सप्लॉइट होने वाले हो इसमें। इसको बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। कंपटीशन एक्ट 2002 बोलता है कि सीसीआई अगर कोई ऐसा करे डंडा कर दो जाके, बाकी ना अच्छा खासा पेनाल्टी है, यानी कि तुम जितना प्रभाव कंज्यूमर को पहुंचाए हो ऐसी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करके, उतना ज्यादा तुम्हारे को क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, बरोबर है, अच्छी बात है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। दूसरा बोला अब्यूज नहीं होना चाहिए डोमिनेंट पोजीशन का। अब डोमिनेंस का मतलब क्या होता है ये भी समझना। हेलो, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है ये भी समझना। डोमिनेंस का मतलब देखो, जहां पे जैसे रेलवे एक ही की है, सरकार की डोमिनेंस है ना उनका। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का पूरे वर्ल्ड में 90% शेयर है, पूरे वर्ल्ड में 90% शेयर। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई होगा यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाता होगा। हाँ, आपके घर में एप्पल होगा, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप माइक्रोसॉफ्ट चलाते हो ना। 90% है माइक्रोसॉफ्ट पूरे भारत के अंदर। इसको बोलते हैं डोमिनेंट पोजीशन। आज रेलवे बोल दे कि भाई मेरे पुणे से अगर मेरे को अपने घर जाना है बिलासपुर, 12,000 की लूंगा बोले टिकट, ऑप्शन है मेरे पास कुछ और, जाना पड़ेगा। एक ही है रेलवे, अरे हाँ कि ना। माइक्रोसॉफ्ट आज बोल दे कि तुम डेल का लैपटॉप लोगे 1,00,000 रुपए का, वो ठीक है, 50,000 का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है, लेना पड़ेगा, है किधर और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो ऐसा करता है तो उसको बोलेंगे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन अपनी जगह, बट दोनों ऐसा कर, अगर अब्यूज किए, कंपटीशन एक सीसीआई को बोलेगा डंडा करो, रेगुलेट करने का काम हो रहा है, अरे हाँ। तीसरा, अगर कोई फ्रीडम ऑफ ट्रेड मेरी छीन रहा है, अरे हाँ कि ना। सामने वाला क्लास आ जाता है मेरे पास, बोले तुम नए नए खिलाड़ी आए हो, क्या करोगे, कितना कमा लोगे साल भर में,
तो भाई कमा लेंगे 20-25 लाख रुपए, 50 लाख दो बोले इसको, दुकान बंद कर, हम ही रहेंगे बोले बस। ये हो रहा है, मेरी फ्रीडम ऑफ ट्रेड को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है। सीसीआई क्या करेगा, डंडा, ऐसा आप कर नहीं सकते। मैं अलग करूंगा, मैं कह दूंगा बोलो 50 लाख दो, मैं 2 बिल्डिंग और चाहूंगा। क्यों, क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट है। अरे हाँ, तो ऐसे करके इसका पर्पस है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया किसने होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि कौन, लॉ मेकर। पर्पस क्या था, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस ऐसी है जो कंपटीशन खत्म कर रही है, और कंपटीशन खत्म हो रहा है तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा। तो आपको ध्यान रखते हुए लॉ बना, अरे बना, इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन देख रहा है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब अगर सीसीआई आके मेरे को बेजबरन का डंडा कर दे कि तुमने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का क्या किया है, मिसयूज, अरे हाँ, तो मैं अगर दुखी हूं तो मैं जाऊंगा किसके पास, जुडिशरी के पास। जुडिशरी यानी कि जो मेरे को न्याय दिलाएगी, जो डिस्प्यूट के केस में अपने को सहारा देगी। अरे हाँ, अरे हाँ, इस केस में जो जुडिशरी है वो पहले हुई करती थी कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल, कैट। कंपनीज एक्ट में भी जो जुडिशरी है वो है एनसीएलटी और एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। हेलो, बट अलग से उसको बनाया गया था कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो वो इतना कोई केस तो बनते नहीं इतने ज्यादा इसके। तो अब कैट को हटा के एनसीएलटी को इसका जुडिशरी बना दिया कि कोई डिस्प्यूट आएगा तो समझना। अब मैं तुमको एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ जहां पे डिस्प्यूट आया था, तो तुमको पूरा सिस्टम समझेगा। सब समझने के तैयार हो, ठीक है। ये देखियो आप लोग जीवन में कभी, हाँ, मेरे सामने ना 3 मूवी है। एक मेरे पास यहाँ पे दिख रही है, एक था टाइगर, बाजू में कौन है, जब तक है, और ये सन ऑफ सरदार। स्टार्टिंग की जो 2 मूवी है वो किसी एक प्रोड्यूसर की है, लास्ट वाली किसी और की है। ये वाली भी यशराज की है, ये वाली भी यशराज की है, और ये वाली जो है वो अजय देवगन प्रोडक्शन फिल्म्स की है। बरोबर है, आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो नॉलेज में ले लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सलमान खान की जो भी मूवी आती है वो कोशिश हमेशा करता है ईद के दिन या दिवाली के दिन, ऐसे ओकेजन में, अरे हाँ कि ना, क्योंकि उसको पता है बस वो ऐसे ऐसे करेगा और मूवी भाई भाई करके चल जाएगी। अरे हाँ कि ना, तब समझना क्या हुआ था। 15 अगस्त 2012, जस्ट इन केस अगर आप उसको दिख रहा होगा तो 15 अगस्त 2012 को, यानी कि ईद के दिन, अरे हाँ कि ना, एक था टाइगर रिलीज होने वाली थी। लेकिन ये जो बाकी की 2 मूवी है, एक तो हो गई कौन सी, जब तक है जा, और दूसरी कौन हो गई, सन ऑफ सरदार। ये दोनों के दोनों मूवी रिलीज होने वाली थी 13 नवंबर 2012 दिवाली के दिन। तो पहली मूवी कौन सी होने वाली थी, एक था टाइगर। अब यशराज फिल्म्स देवगन फिल्म्स के पास गया होगा कि बोले भाई हमारी दोनों की ना डेट क्लैश हो रही है, मैं जब तक है जा भी लॉन्च कर रहा हूं और तू सन ऑफ सरदार भी लॉन्च कर रहा है, तो पब्लिक बढ़ जाएगी, पहले मेरे को करने दे फिर तू कर लेना, तो एक बार तेरे पास जाएगी एक बार मेरे पास जाएगी। तो बोले दिवाली सिर्फ तुम मनाओगे, हम नहीं मनाएंगे। तो भाई तुम क्यों पहले करोगे, हमको पहले करने दो फिर तुम बाद में करना। तो दोनों की बात बनी नहीं, हाँ कि ना। तो फिर बस वही बात आ गई, आ देखे जरा इसमें कितना है दम। अब यश राज ने एक चाल चली, चाल बोल लो टेक्टिक बोल लो। यश राज ने बोला सारे सिंगल थिएटर वाले, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे सिंगल थिएटर, मल्टीप्लेक्स नहीं। आई गेस डिफरेंस पता होगा, आप नेचुरल पर्सन वाले व्यक्ति नहीं हो, आगे ना। डिफरेंस ये है कि जब आप मॉल में जाते हो तो स्क्रीन होती है 1 2 3 4, दैट्स अ मल्टीप्लेक्स। सिंगल थिएटर यानी कि जब आप जाते हो, जो मूवीज में आमतौर पर देखते हो, वहीं सिगरेट पी रहे हैं, वहीं गालियां दे रहे हैं, वहीं वोटिंग कर रहे हैं, वो नहीं, टॉकीज बोलते थे जिसको, एक्चुअली सिंगल थिएटर, बरोबर है क्या, पता है ना टॉकीज। तो वहां पे यशराज ने बोला कि भाई 15 अगस्त 2012 को जो ईद के दिन एक था टाइगर आ रही है ना, ये सारे सिंगल थिएटर वालों को तब मैं दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन का राइट, जब आप इस बात की मुझे प्रॉमिस करते हो कि 13 नवंबर 2012 दिवाली के दिन तुम जब तक है जा ही चलाओगे, तो मैं दूंगा एक था टाइगर। अगर ये मंजूर नहीं है तो ना ये मिलेगी ना वो मिलेगी। हेलो, समझा क्या, मुद्दा समझा। तो भाई सब बोले कि भाई ईद के दिन अगर सल्लू भाई की मूवी नहीं लिए तो दिक्कत होगी, फिर धंधा कैसे करेंगे, हमको भी करना है। तो
इनकी बात मान ली सिंगल थिएटर वालों ने कि ठीक है भाई हम एक था टाइगर ही चलाएंगे और उधर जब था के जहां ही चलाएंगे दो दोनों, ठीक है। कौन नहीं लग पाया? सन ऑफ सरदार नहीं लग पाया सिंगल थिएटर में। कौन दुखी हुआ? सन ऑफ सरदार। अरे हाँ की ना? सन ऑफ सरदार के वकील ने कंपटीशन एक्ट पढ़ा और ये समझा कि यश राज अपने डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रहे हैं? अब्यूज। और एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दिया किसको? सीसीआई को। सीसीआई ने डंडा कर दिया किसको? यशराज को। ये बोले आप अपने डोमिनेंस का मिसयूज कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सीसीआई के नोटिस से, सीसीआई के आदेश से यशराज दुखी हुआ। यशराज चले गया एनसीएलटी के पास, जुडिशरी के पास, टू इंटरप्रिटेट द लॉ इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और वहां पे जाके यशराज फिल्म के वकील ने अपनी पिटीशन रखी, अपना डिफेंस दिया कि भाई मैं गलत नहीं हूं। मेरा आपसे प्रश्न है बड़ा सिंपल, सारे फैक्ट्स को देखते हुए तुमको क्या लगता है, यशराज केस जीतेगा कि यशराज केस हारेगा? हारेगा। यशराज केस जीता। कैसे? बोले जज साहब इनने बोला कि हम अपने डोमिनेंस का क्या कर रहे हैं? मिसयूज। डोमिनेंस का मिसयूज या डोमिनेंस का अब्यूज, ये अब्यूज में बाद में आएंगे, पहले तो ये बताओ कि हमारा डोमिनेंस किधर है। क्या हम इस पूरी इंडस्ट्री में अकेले मूवी बनाने वाले हैं? कि हम मूवी नहीं बनाएंगे तो ये मूवी देख ही नहीं पाएंगे? अरे हाँ। बोले हमारे अलावा इतने सारे प्रोडक्शन है, आमिर खान प्रोडक्शन है, सलमान खान है, रेड चिली है, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है। डोमिनेंस तब होता जब मैं माइक्रोसॉफ्ट होता, डोमिनेंस तब होता जब मैं रेलवे होता। अरे मेरे अलावा इतने लोग मूवी बनाने वाले हैं, ऐसा है क्या कि मैं मूवी नहीं बनाना बंद किया तो देखना ही बंद कर दोगे? एक पहली दलील। दूसरी दलील, मैंने किसको गन पॉइंट में रख के बोला कि तेरे को सिर्फ ईद के दिन ये चलाना है? मैंने ऑप्शन दिया भाई, एक था टाइगर चाहिए तो भाई जब तक है जहां चलाना पड़ेगा। ये उनका फ्रीडम ऑफ ट्रेड है कि उनने मेरी मूवी चुनी, मैंने किसी का फ्रीडम ऑफ ट्रेड छीना नहीं छीना। तीसरी बात, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल थिएटर वालों को बोला जिससे टोटल इंडस्ट्री के धंधे से 25 से 30% ही आता है, 70% मैदान खाली है, मल्टीप्लेक्स जा सकते हैं। तो भाई मेरा मूवी है, मैं जिसको चाहूं उसको दूं, और मैं कोई जोर जबरदस्ती करके तो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सब उनको ऑप्शन दिया हूं। तो मेरा डोमिनेंस किधर है? बोले बताओ। ये भी लोग हैं। अब बोले ये छोड़ो, इनके अलावा भाई ये साउथ वाले अलग नहीं मानते, इनका तो तुम मैच ही नहीं कर पाओगे, इनकी भी मूवी है बोले। तो मैं किधर अकेला हूं जो मेरा डोमिनेंस हो? तो जब मेरा डोमिनेंस ही नहीं है तो अब्यूज करने की बात तो आती ही। अब आप लोग के हिसाब से जितना आपने सुना और मैं जितना सुन पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए था, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में। इनको जाना था कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरीबॉडी। एक प्रकार का एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ ना कि भाई तुमको पता तुम्हारी मूवी चलने वाली, तो एक प्रकार से जो तुम उसमें फाउंडेशन लगा रहे हो ना कि अगर तुमको गैस लेना है तो चूल्हा भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे एक था टाइगर लेना है, हम जब तक है जहां चाहिए तो एक था टाइगर लेना पड़ेगा। अरे हाँ। तो ये जो बाउंडिंग है ना, ये जो एसोसिएशन वाला इफेक्ट आप कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन घट रहा है। अगर उस ग्राउंड में जाते तो शायद फिर भी कुछ हो सकता था, बट वो कौन से ग्राउंड में गए? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एनीवेज, मैं बताना क्या चाह रहा था, लेजिस्लेटिव ने बनाया लॉ, एग्जीक्यूटिव यानी कि सीसीआई उसको क्या कर रहा था? इंटरप्रिटेड। पार्टी अग्री हुई, वो चले गए कहा? जुडिशरी के पास। जुडिशरी ने दे दिया नतीजा। सिस्टम समझ में आया कि कैसे काम कर रहे हो? संविधान के 3 पिलर। हेलो, एक किस्सा और बताऊंगे, जस्ट मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड होगा बट अच्छा है, सुनना चाहते हो आप लोग? मजेदार किस्सा है। साइबर लॉ सुना है कभी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हाँ, बहुत डेंजर एक्ट है, बहुत ही डेंजर एक्ट है। आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब, जैसे आप फंसे एक बार उसमें, तो नॉन बेलेबल का मतलब कि पहले आप कोर्ट ही जाओगे, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में जाओगे, उसके बाद ये रेगुलर बेल मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई केस बनता दिख रहा है जो आपको लगता है कि मेरा नहीं है, तो आप कोर्ट में पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दो कि भाई मेरे को शायद पुलिस अरेस्ट कर सकती है लेकिन ये मेरा है, मैं निर्दोष हूं। पहले ट्रायल चलते रहेगा, कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन आपको गिरफ्तार कोई नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। बरोबर है क्या?
अब एक ऐसा घर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो बना हुआ है, वो कब काम करता है? जब आपने किसी के साथ साइबर फ्रॉड किया हो इंटरनेट के माध्यम से, बरोबर है? आपने किसी को बोला कि भाई आपके अकाउंट में इतना रुपए जमा होने वाला नहीं, जो गांव के लोग होते हैं उनको मूर्ख बनाते हैं, आप अपना एटीएम की डिटेल दे दो, ये ले दो, और करके उनका पैसा ले लेते हैं, तो ये साइबर फ्रॉड है। अरे हाँ, ऐसे ही क्या हुआ, एक घर था, उस घर का नाम लेना उचित नहीं रहेगा। घर पे जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है कि भाई माँ है, बाप के 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई, वो भी एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं घर में, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो न्यूली मैरिड होगा एक कपल, शादी हुई। अब जैसे एक बाप है, उसके 3 बच्चे हैं, अरे हाँ, तो बड़ा वाला बच्चा है, तो बड़ा वाला जो बेटा है उसका भी बेटा हो गया, छोटे वाले का भी बेटा हो गया, तीसरे वाले की अभी शादी हुई, तो तीसरा वाला चाचा हो गया ऊपर के 2 बच्चों के लिए। अब चाचा लगभग लगभग प्यारा हो ही जाता है, क्योंकि एक छोटा रहता है तो तालमेल अच्छा बनता है। तो चाचा के पास जा जाके, "अरे चाचा, मेरे को फलाना गेम में ये आर्मर खरीदना है, आपका कार्ड दे दो", तो ऐसा चाचा हर बार दे देता था कि ले चल ठीक है, 4,000 का आर्मर ले लिया गेम खेलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो चाचा था उसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, बराबर? अब एक्सीडेंट हो गया भाई, बच्चे बोले चल एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। वो बच्चे ने क्या किया, उसका कार्ड लिया, क्योंकि वो जा चुका था, वॉलेट लिया, कार्ड लिया, 1.5 लाख रुपए का और आर्मर खरीद लिया। इस बात से दुखी हो गई उसकी विधवा पत्नी, बराबर है? कि भाई ये तो फ्रॉड है, एक प्रकार की चोरी है, और इंटरनेट के माध्यम से तुमने पूरा उड़ा दिया, उसने लगवा दिया, एफआईआर करवा दी बंदे के ऊपर। क्योंकि देखो यार, पति है, ऊपर से फिर तुम पीछे ये मिसयूज कर रहे हो, तो फिर क्या घर और क्या बार। एफआईआर हो गई, पुलिस उठा के ले गई आईटी एक्ट में। जुडिशियल कस्टडी में भी एक होती पुलिस कस्टडी, एक होती जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब आप हवालात में रहते हो, हवालात मतलब जो पुलिस स्टेशन होता है, वो पुलिस स्टेशन में जो बना रहता है, वहां पे आपको अच्छा सेवा पानी मिलता है। वहां पे मतलब सेवा पानी तब मिलता है जब आप क्रिमिनल हो, आमतौर पर ऐसे किसी को भी सेवा पानी नहीं दिया जाता। तो वहां पे आपको रखा गया, रखने के बाद आपकी पूछताछ करेंगे, फिर लगेगा कि नहीं आपका ऊपर अपराध बन रहा है, तो जुडिशियल कस्टडी, फिर आप जो जेल होती है वहां पे लड़का जुडिशियल कस्टडी में। तो भाई मामला आया, इसको थोड़ा सा हटा दे, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अब ये आया उड़ते उड़ते हमारे पास, देख मैं बताया था ना कल, मेरे पास एक पॉक्सको का केस भी आया था बहुत पहले मेरे दोस्त का, तो आया ऐसा, तो बोले ऐसा ऐसा हो गया करके। अब हुआ क्या कि भाई मामला तो बन गया, बाद में घर वाले समझाएंगे कि यार तू ऐसे कैसे कर सकती है किसी के लिए, भाई बहू ही है ना घर की। तो अब जो सबसे बड़ा वाला जिसका बच्चा था वो फोन कर रहा है, यार क्या करना है करके, यार ऐसा ऐसा हो गया, वो अंदर ले गए बोले उसको, और उसको कुछ सूझ नहीं है, बोले अभी 18 साल का हुआ था बोले वो। मैंने कहा भाई अब तो ये बहुत गंभीर मामला है, मतलब किया तो है उसने हरकत, अब इसको ही बोलो कि भाई कि कुछ समझे, अपने बयान से मुकरे। अच्छा, आप अपने बयान से मुकर जाओ कि नहीं मेरे को धोखा हुआ, मैंने गलती से कर लिया, तो ये आपके खिलाफ, क्या आप कोर्ट का वक्त जाया किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है ये। समझे क्या कि तुमने फिर एफआईआर क्यों करवाई थी जब आक्रोश में हो गया था, तो फालतू उल्टा तुम्हारे पर आ जाए। मैंने कहा भाई ना थोड़ा गंभीर है, आप इसको ना फैक्ट्स में, मेरिट में ही खेलो। मेरिट में मतलब कि आप इसको ये बताओ कि भाई ये कोई चोरी नहीं थी, पहले से ही उसका कार्ड उसके पास था, पहले की भी ट्रांजेक्शन है, हिस्ट्री, वो सब स्क्रीनशॉट निकालो, उसको एविडेंस बनाओ, डालो उसको कि भाई कार्ड इसके पास था, कोई अलग से उसके मरने के बाद लेके नहीं गया, और मेरिट में खेलो। और इसको बोलो कि ये कुछ अगेंस्ट में ना बोले जब ये बात चलेगी, तो बस ऐसे उसको वापस मत लेना, उल्टा मत करना, थोड़ा गड़बड़ होगा। तो मैंने बोला पिछली ट्रांजेक्शन निकालो कि देखो 5,000 10,000 की खरीदता ही रहता था, और कार्ड इसको दिया जाता था, पहले अनुमति से था, लेकिन इस बार इसने चोरी की थी, बता देना कार्ड इसके ही पास था, और मेरिट में उसका केस खत्म करवा के आ जाओ। भाई मैंने मेरे हिसाब से सलाह दे दी, तो दूसरे वकील के पास गया, दूसरा वकील बोला अरे घर की बात है, हो गया होगा आक्रोश में, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी, बोले 1.5 लाख के अमाउंट है, घर की बात है, राजीनामा लिखवा दो बोले। राजीनामा का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो बोले वो लड़की को बोलो एफिडेविट बना देगी कि राजीनामा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर की बात थी, आक्रोश आक्रोश में हो गया करके, बेल वेल की लगाने की जरूरत नहीं, केस वहीं खत्म हो जाएगा। जब भी आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है 14 दिन के लिए रहता है, बराबर है? 14 दिन के बाद आपको एक बार कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उसी 14वें दिन के बाद नेक्स्ट डे जब पेश किया था, वो उसकी वकील की बात इनको अच्छी लग गई कि अरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा,
क्योंकि वकील को शायद काम नहीं करना था, कि वकील क्या कर रहा था पता नहीं, वकील गया सीधा जज के पास, जज साहब ये इंटरनल मैटर था, ये एफिडेविट है, बहू ने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, इनकी घर की बात है, मामला खत्म करना चाहती है। जज उल्टा ले गया इस एफिडेविट को। क्या कहता है जज? कहता है अगर इतना ही इंटरनल मामला था तो एफआईआर क्यों हुई थी? अब बोले क्योंकि उसका पति चले गया, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, रहना उसने इसी घर में, तुम सब बड़े लोग मिलके दबाव डाल के बनवा दियोगे, अब उसको परेशान करोगे घर जाके, बोले अंदर 3 महीने और जुडिशियल कस्टडी में रहे, उसके बाद आए बाहर। समझे क्या? केस अभी भी बंद नहीं हुआ है, छोटा ही केस है, चल रहा है। अब इसको और मेरिट में खेलना पड़ेगा। मेरिट में खेलने का मतलब अब वही काम कर रहे हैं लोग जो मैं बोला था, कि अब ये बता दो कि भाई था करके, और इसको बोल देना कि हाँ मेरे को धोखा हुआ था, एक्चुअल में कार्ड इसी के पास था, बट क्योंकि मैं उस गम में थी, दुखी हो गई थी, तो मुझे लगा कि लेके गया है। ये मेरिट होता है कि हाँ ये जज को भी कन्विंसिंग लगे, ये जो तुम उल्टा ले गए कि सॉल्व हो गया करके, उल्टा लेके चले गए अंदर। भाई कोर्ट रूम के अंदर ना, कोर्ट रूम के अंदर आपको ये बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है कि जज का मूड क्या है, जज कैसा है। मतलब कभी भी ना कोई मुद्दा होता है ना, कोई कोई क्रिमिनल है, जान से मारने की धमकी दे दिया, किडनैप कर लिया, और उसका तुम बेल लगाने जा रहे हो, तो सबसे पहले वकील बोलता है जज कौन है वहां का। जैसे मान लो, बोलना नहीं चाहिए बात है, जज कोई मारवाड़ी है, तो साथ में एक मारवाड़ी वकील लेके जाएगा, हाँ सच आता है, और साथ में कोई ऐसा वकील जिसका ना मतलब जो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, अरे यार ये खड़े होके आया है तो बात बनेगी करके। तो कोर्ट रूम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं और अंदर बातें एकदम अलग होती है। दैट्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्क्स। बरोबर है क्या? बड़े जीवन में आगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मैं बोल रहा था कि कंपनी लॉ है, क्या है? बोलो ना जी, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का लेजिस्लेटिव कौन हो गया? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, जब जब ऑर्डिनेंस आया। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। जुडिशरी के अंदर कौन आ गया? एनसीएलटी और एनसीएलएटी। अब इसके अंदर यानी कि आरडी के अंदर दिल्ली, ये जितने भी, ये देखो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जितने भी आरडी हैं, इसके अंदर कितने आरओसी हैं? 22। फुल फॉर्म तो होता है रजिस्ट्रार कंपनीज, आरओसी। प्यार से उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, रजिस्ट्रार एक इंडिविजुअल पर्सन का डेजिग्नेशन है। आमतौर पर हम रजिस्ट्रार एक ऑफिस को समझते नहीं, रजिस्ट्रार एज एन इंडिविजुअल पर्सन। जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, वैसे वो एक सरकारी ऑफिसर होता है। रजिस्ट्रार मतलब एक डेजिग्नेशन। बरोबर है क्या? ऐसे करके चीजें क्या करती है? काम करती है। बरोबर है क्या? आप फटाफट नोटिंग करके ले लो, जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये नोट, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे तो सारी चीज हो गई। जुडिशरी के अंदर मैंने दो चीज लिखी है, कोर्ट और कॉसी कोर्ट। कॉसी कोर्ट के अंदर मैंने देखो किसको लिखा हुआ है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी। है तो ये भी कोर्ट, लेकिन लूट मार, रेप, डकैती, हत्या, ये सब की केस की सुनवाई करेंगे क्या? नहीं। ये एक्सक्लूसिवली बने हैं कंपनी लॉ के मैटर्स को सुनने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का बटन बहुत ज्यादा होना था कंपनी लॉ के मैटर में, तो अलग से कोर्ट बनाया जो सिर्फ कंपनी लॉ के मैटर में क्या करेगा? सुनवाई। तो है तो कोर्ट, लेकिन एक्चुअल कोर्ट तो नहीं है ना, कोर्ट के जैसा है। तो जो कोर्ट के जैसा उसको क्या बोलते हैं? कॉसी कोर्ट। और वो यहाँ पे आते हैं, और ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेजिस्लेटिव के अंदर, लॉ मेकर के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। बरोबर है? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। आप लॉ के गॉड हैं सर जी। जी शुक्रिया। गॉड तो नहीं हो लेकिन मैं, ईस्ट हो या वेस्ट, अर्जुन सर जी, ठीक, शुक्रिया। अनुज मिश्रा कह रहे सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिकॉर्डेड लूं या लाइव स्ट्रीमिंग आपका। भाई बड़ा सिंपल फैक्टर है, तुझे अपनी मन मर्जी से लेक्चर देखना है तो रिकॉर्डिंग। तुझे ऐसा है कि मैं मन मर्जी से सोच तो लेता हूँ लेकिन मन मर्जी मेरी चलती नहीं है, तो लाइव। ये देखो डिसिप्लिन रहेगा कि हाँ भाई मेरे को लाइव करना है।
लास्ट में ए मीन्स क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कहां पे है वैसे ए? पिछले वाले में होगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है ए का मतलब। सर क्लासेस कब तक एंड होगी? नवंबर एंड। जतिन जी कह रहे सर एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ सिस्टम समझाया जा रहा है, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा नहीं तो। श्रावणी जी कह रही है पक्का सर जी, बिल्कुल पक्का, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, खत्म करना ही पड़ेगा। सर लाइव को ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हो वैसे तो, लेकिन कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है बेटा? लाइव में बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डेड मिलेगा। मोबाइल डेटा से लाइव क्लास हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा रिचार्ज करना पड़ेगा। हाँ सर, ईडी भी रेगुलेटरी बॉडी है, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सीओआई का मतलब एक जन पूछ रहा है भाई, सीओआई का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 रुपए की पेप्सी, अर्जुन सर सेक्सी, ठीक है, थैंक यू। सर आप सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ाते हो क्या? नहीं बेटा, मैं 2020 में पढ़ाना छोड़ दिया था सीएस को, कि सी और सीएमए को ही पढ़ाता हूँ। जीडी में कब अपलोड होगा? बेटा जिस दिन से यहाँ से प्राइवेट होने लग जाएगा उस दिन से जीडी में जाने लग जाएगा, और ये वाले लेक्चर भी जीडी में जाएंगे। और जब तक डेमो चल रहा है यूट्यूब में है, सारे लेक्चर आएंगे। सर जुडिशरी में क्या लिखा हुआ है? जुडिशरी में लिखा हुआ है बेटा, टू इंटरप्रिटेट द लॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट। लॉ को इंटरप्रिटेट करना है जब डिस्प्यूट हो रहा है। तुम लोग समझ गए थे ना उसको? गुड, हाँ जी, ठीक है। स्क्रॉल स्क्रॉल। आईटी एक्ट में साउथ वेस्ट क्यों नहीं है? आईटी एक्ट नहीं है, वो मिनिस्ट्री है। हाँ, अभी साउथ वेस्ट क्यों नहीं है, मैं मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखता हूँ कि साउथ वेस्ट क्यों नहीं है भाई, मैं एक बार पूछ लूंगा उनसे। मैं भी शायद उस रीजन के अंदर इतनी ज्यादा कंपनी ना हो कि कोई रेगुलेट करने के लिए लगे, मे भी ये रीजन हो सकता है। हाँ सर, आपकी बुक्स कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, लेकिन वो 3 के बराबर है। ठीक है, हुआ दोस्तों? ये समझ में आ रहा है ना आपको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्लैश सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और बाजू में क्वासी कोर्ट है। क्वासी कोर्ट में एनसीएलटी और एनसीएलएटी। हुआ भाई? जुविनाइल जस्टिस कोर्ट भी होता है, कहाँ लिखा है लेकिन जुविनाइल? हाँ, अच्छा ऐसे ही बात कर रहे हो। बाल सुधार गृह। ए क्या है भाई? ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो ए तो पीछे चले गया ना, किधर है? किधर? अच्छा, ए इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मेरे को लगा था कि तुम तो समझ गए होगे। हे भगवान, बड़े जीवन में आगे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई संविधान को पावर कौन दे रहे, तो संविधान का पिलर हुआ। तो ये देखो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है? आर्टिकल नंबर 240, रीड विद शेड्यूल नंबर 7। अब बस सुनना पहले, उसके बाद करना। लिस्ट 1 के अंदर मैंने बताया यूनियन लिस्ट है, कितने आइटम है? 97 आइटम। उसमें एंट्री नंबर 43 का इस्तेमाल करके क्या बना है? कंपनीज एक्ट 2013, जो आपके सिलेबस पे है। अब ये जो है लिस्ट नंबर 2, ये क्या है? स्टेट लिस्ट। टोटल कितने आइटम है? 59। यानी कि इन 59 आइटम में सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का पावर किसका? स्टेट का। इसमें जैसे एंट्री नंबर 9 लीकर का है। सर आपने लीकर अलग से क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि आपने देखा होगा हर स्टेट में दारू का प्राइस अलग है, बिकॉज वो स्टेट का मैटर है कि स्टेट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, इसीलिए अलग अलग है। एंट्री नंबर 59 टोल का है। अरे हाँ, अब अगर मैं बताऊं लिस्ट नंबर 3 में टोटल कितने आइटम है? 52। 52 में जो एंट्री नंबर 7 है ना, उससे तुम्हारा आया था कॉन्ट्रैक्ट सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो तुम फाउंडेशन में पढ़ा करते थे। सोर्स समझ में आ रहा है? सोर्स समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें दोनों ही बना सकते हैं। इसके अलावा एक लिस्ट और आती है जो आपके चार्ट बुक में है, यहाँ पे मैंने लिखी है रेसिड्यूरी लिस्ट। इन तीनों में जो मैटर नहीं है वो चौथे में, बस ऐसा लिखा है। अलग से कोई आइटम नहीं दिया, बोले जो तीनों में मैटर नहीं वो चौथे में। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी पार्लियामेंट को कभी भी लगे कि यार अपने को जिस मुद्दे में लॉ बनाने हो तो एंट्री में है ही नहीं,
तो कहां से पावर डिराइव करे? तो बोले मान लेना वो रेसिडरी लिस्ट में, लिस्ट नंबर 4 में, और वो लॉ बना सकते हैं। बराबर है? अरे हाँ। अब जैसे कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसका लेजिस्लेटिव कौन हो गया? पार्लियामेंट। लॉ मेकर। एग्जीक्यूटिव इसका कौन हो गया? सीसीआई। जुडिशरी इसका कौन हो गया? एनसीएलटी। मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की तो लेजिस्लेटिव कौन हो गया? पार्लियामेंट। सीजी भी हो गई क्योंकि रूल बनाती है, और प्रेसिडेंट भी हो गया क्योंकि इसमें ऑर्डिनेंस भी है। इसका एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? निर्मला सीतारमन जी। और इसकी जुडिशरी कौन हो गई? एनसीएलटी और एनसीएल। ऐसे ही अगर मैं रेलवे के एक्ट को यहाँ पे लिख दूं तो लेजिस्लेटिव में सेम आएगा, एग्जीक्यूटिव में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आएगा, एंड जुडिशरी में अगेन अपना हाई सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे करके चीजें चलेगी। और जो एमसी है वो अकेले काम नहीं करती, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, और उसके अंदर फिर आरडी है, आरडी के अंदर मतलब 22 आरओसी है, एक ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा इसका काम क्या होता है। बरोबर है? फटाफट इसको भी नोट कर लो कि पावर कहां से डिराइव हो रहा है। सर यदि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो, गुड क्वेश्चन एवरीबॉडी। सर सेंट्रल एक्ट कुछ और कह रहा है किसी एक मैटर में, और स्टेट एक्ट कुछ और कह रहा है, बराबर है क्या? तो कौन सा प्रिवेल करेगा? सेंट्रल। स्टेट में वही चलेगा जो आपने बनाया है। हेलो, जैसे कि मान लो सेंट्रल में ये बताया कि भाई डायरेक्ट, एमपी में मैंने बताया पहला स्टेट है, डेथ पेनाल्टी लगेगी। अरे हाँ, ये एमपी के लिए हुआ ना, बट ये एमपी का कानून है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा, ये बिहार में नहीं लगेगा, ये यूपी में नहीं लगेगा, सिर्फ एमपी के लिए। यानी कि प्रिवेल सेंट्रल वाला ही करेगा, लेकिन स्टेट में तुमने अलग लॉ बनाया तो सिर्फ स्टेट के लिए है, लेकिन उन दोनों में लड़ाई नहीं हो सकती। जैसे 12 साल की कम एक लेडी है, उसका रेप हो गया, अब एमपी में हुआ तो सीधा क्या करेंगे? डेथ पेनाल्टी। लेकिन हो सकता है कि बाकी किसी जगह में हुआ और वहां पे सेंट्रल एक्ट है, उनका खुद का लॉ नहीं है, तो शायद लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले, क्योंकि वहां पे डेथ पेनाल्टी का नियम नहीं है, और सेंट्रल एक्ट खुद ही बोल रहा है कि डेथ पेनाल्टी नहीं, देखेंगे केस का क्या है, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, और एकदम संगीन अपराध होगा तो उनको क्या मिलेगी? फांसी की सजा। लेकिन एमपी में क्या बोलती है कि भाई तुमने किया तो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं है, सीधा तुम कहां लटकोगे? सूली पे। तो एमपी में हुआ तो ऐसे ही होगा, बाकी कहीं और जगह हुआ तो एमपी का लॉ वहां पे लगने वाला नहीं, हो सकता है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो। सरल शब्दों में बोलूं तो सेंट्रल एक्ट क्या करेगा? प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट एक्ट। एवरीबॉडी करो स्क्रॉल। आरडी क्या है सर? रीजनल डायरेक्टर। भाई मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, फिर भी एक एक करके पूछ रहे हैं। हाँ, आपको भी डाउट आया था आरडी में? हाँ, कहा? वापस से आते हैं अपन। ठीक है, मैं समझा आपकी बात कि एमपी ने, किसी व्यक्ति ने ऐसे दुर्व्यवहार किया, 12 साल की उम्र की कम लड़की के साथ रेप वेप किया, बराबर है, और क्योंकि आपने ऐसा किया, कानून कहता है आपको डेथ पेनाल्टी लगेगी। डेथ पेनाल्टी तो कानून कह रहा है, बराबर है क्या? तो कानून में ही लिखा है, वो तो होना ही होना है, वहां के कोर्ट के हिसाब से डेथ पेनाल्टी। अब लेकिन जहां पे डेथ पेनाल्टी हो जाती है ना, उधर दो ऑप्शन हो सकते हैं आपका, अगर सही तरीके से उत्तर करूं मैं। सेशन कोर्ट तो सीधा क्या बोलेगा? हो गया तुम्हारा भाई, लॉ के हिसाब से जो तुमने किया है, प्रूफ अगर हो गया, तुमने किया तो डेथ हो गई। अब आप जाओगे हाई कोर्ट में, जा सकते हो। हाई कोर्ट में आप जाते हो रिव्यू पिटीशन लेके। रिव्यू मतलब भाई एक बार मेरे केस को वापस देख लो, कुछ हो सकता है, तो इतना मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था, हीट ऑफ द मोमेंट, कुछ भी मुद्दा वहां पे डालता है वकील की, कुछ बच जाए। हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, अगेन रिव्यू पिटीशन लेके, कुछ हो सकता है। आमतौर पर सब रिजेक्ट करते हैं। लास्ट आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन यानी कि दया करो भाई, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, लेकिन जान से मत मारो। आमतौर पर मर्सी पिटीशन को भी नमस्ते किया जाता है। कसाब याद है? उसकी भी मर्सी पिटीशन लगाई गई थी, पता है कि नहीं बात? देना ही होती है, और ऐसे संगीन अपराध में आपका प्रेसिडेंट वेसिडेंट भी कोई इसको अलाउ नहीं करता। रेयर केस है, बहुत शायद हार्डली एक दो, मैं कल रिसर्च करके एक बार आऊंगा जहां पे किसी प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन का अलाउ किया है। यानी कि अगर फांसी से किसी को बचना है तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों बचा सकता है?
क्योंकि भारत के मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी बताइए, कुछ डाउट था आपका? भूल गया? हाँ 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 हाँ। अच्छा बस बताना था तुझे, डाउट है उसमें? ठीक है। एक बच्चा आ रहा है, पूछ रहा है 59 आइटम्स के नीचे क्या है? एंट्री नंबर 8 है बेटा, एंट्री नंबर 8 लीकर। बरोबर है, आप लोग भी लिख लियो नीचे। तो मैं एक एक करके आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसको जिसको जो जो डाउट होगा वो होगा। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है और ये लिस्ट नंबर 3 है। ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कॉन्करेंट। यहाँ पे 97 आइटम है, यहाँ पे 59 आइटम है, यहाँ पे 52 आइटम। 97 में मैंने 2 एग्जांपल के लिखे, एंट्री नंबर 43 और एंट्री नंबर 45। 43 के अंदर से बन के क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एलएलपी एक्ट भी वहीं से आया। एंट्री नंबर 8 के अंदर क्या है? लिकर। एंट्री नंबर 59 के अंदर क्या है? टोल। एंट्री नंबर 1 के अंदर क्रिमिनल लॉ है, तो दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। और एंट्री नंबर 7 के अंदर से आपका आया है कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अंश जी नहीं, अमन कुमार पूछ रहे हैं सर 52 आइटम्स के नीचे क्या लिखा है? 52 आइटम्स के नीचे बेटा एंट्री नंबर 1 है क्रिमिनल लॉ, फिर एंट्री नंबर 7 है जिससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हमने अडॉप्ट किया था। भूषण जी अपन आगे बढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे कि सर सेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क है। ये आऊंगा धीरे से, पहले आप शुरू कर लो, फिर बताऊंगा कि कई जगह सेक्शन के साथ सब सेक्शन क्यों बोलते हैं, कई जगह सेक्शन के साथ क्लॉज क्यों बोलते हैं। आने दो, वक्त आएगा तो बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है। मयंक जोशी कह रहे हैं सर बता दो। क्या बताऊं बेटा, बता ना। ठीक है, वो यहां तक चीजें डन हुई? करूँ स्क्रॉल? एक बार पहले सुन लेना, नहीं तो आप सुनते नहीं हो और फिर पूछते हो। लाइव वालों को बोल रहा हूँ, आप तो समझ जाते हो। कंपटीशन एक्ट 2002 का मैंने जस्ट एग्जांपल लिया कि इसका लेजिस्लेटिव कौन रहेगा? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा? सीसीआई। जुडिशरी कौन है? एनसीएलटी। कंपनीज एक्ट का भी मैंने एग्जांपल लिया कि इसका लेजिस्लेटिव कौन है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन है? एमसीए। जुडिशरी कौन है? एनसीएलटी और एनसीएल-एटी। और यहाँ पे सीजी और प्रेसिडेंट भी बनाए क्योंकि ये भी इसके संबंध में लॉ बनाते हैं। फिर उसके बाद एमसीए है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये एमसीए के अंदर कितने रीजनल डायरेक्टर हुए? 7। उसके आरडी के अंदर यानी कि इन 7 आरडी के अंदर अपने पास कितने आरओसी है? 22। लगभग लगभग हर स्टेट में आरओसी नहीं है, मोटा मोटा बोलते हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे आरओसी, मतलब जो आसपास का स्टेट है वही उनके लिए आरओसी होता है, क्योंकि उस स्टेट में ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। बरोबर है? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। राज यादव कह रहे हैं वीक में कितने क्लास होगी? मंडे टू सैटरडे बेटा, 6 दिन। तुम लोग यार वीडियो को लाइक करो यार फटाफट। सर एमपी में आरओसी है और कहाँ है बेटा? हर जगह है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है। हाँ, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में 2 आरओसी है। यही दो एक ऐसे स्टेट है यहाँ पे 2 आरओसी है। महाराष्ट्र वाला जो 2 आरओसी, एक मुंबई में है, एक पुणे में है। तमिलनाडु में जो 2 आरओसी है, एक चेन्नई में है, कोयम्बतूर में है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा तादाद में है, तो संभालने के लिए 2-2 लगते हैं। बाकी जगह एक एक आरओसी है। आपको गुजरात का अहमदाबाद में मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ का आरओसी बिलासपुर में मिलेगा, और जितने लगभग लगभग कैपिटल होती है ना जो आमतौर पर वही होता है, बट छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, बट रायपुर में ना हो कि कहाँ पे है? बिलासपुर। अचंभित बात है ना। आमतौर में देखो हाई कोर्ट भी किधर होता है स्टेट का? कैपिटल सिटी में। हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी सबसे मतलब जो बड़ी सिटी, कैपिटल सिटी, वो कौन है? रायपुर। रायपुर के बाद क्या है? बिलासपुर। ना रायपुर में हाई कोर्ट है ना रायपुर में आरओसी है, दोनों बिलासपुर में। बिलासपुर में ही हाई कोर्ट है और बिलासपुर में आरओसी। अच्छी बात है ना, अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज्यादा है उधर। ठीक है, चलिए।
सर अगर किसी वुमेन ने फेक एलिगेशन लगाया तो है उसके भी काट हैं, पैसा लेगी बस। हाँ, इसीलिए तो फेक एलिगेशन लगाया ना। ठीक है, करे उसका पॉक्सको एक्ट बच गया ना, बताना तुमको, बताता हूँ, मेरे को ये कर लो फिर वो बताता हूँ। हाँ, रमन गुप्ता कह रहे सर हमारा भी हाई कोर्ट जबलपुर में, करेक्ट, एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में, वो इंदौर पे नहीं है। एमपी की कैपिटल सिटी इंदौर है, भोपाल है, भोपाल है शायद, भोपाल है, भोपाल है एमपी की कैपिटल सिटी। हाँ, वैसे है बड़ा इंदौर, बट कैपिटल सिटी भोपाल को बोलते हैं उसको। सर इसको लिखना इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम पॉइंट से? नहीं है भाई, नॉलेज करके छोड़ दे। सर हाई कोर्ट स्टेट की होती है या फिर स्टेट में हाई कोर्ट होती है? हर स्टेट की हाई कोर्ट होती है, स्टेट में हाई कोर्ट होता है। हाँ, यस सर, भोपाल है, ठीक है। वो है यहां तक। कंपनीज एक्ट का भी लिख लिया आपने, ये लिख लो, एमसीए। और भैया ये NSEW ये सब मैं बोल चुका हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये सारे क्या है? आरडी। और ये आरडी के अंदर 22 क्या है? आरओसी। डन सर। आप सब लोगों के पीजी वीजी सेट हो गए क्या? हो गया सेट? फिर अभी संडे आ रहा है, वीकेंड है, पार्टी वार्टी भी प्लान हो गई है क्या? किस बात की? ऐसे ही बस दे दो। ये देखो बर्थडे की पार्टी, बर्थडे जून में निकल गया है। वाह, अच्छा ठीक है, फिर अगले बर्थडे में दे देता हूँ एक साथ, है कि नहीं? रहोगे रहोगे, करेंगे पार्टी, टेंशन मत लो। मैं पिछले वाले बैच में बहुत पार्टी किया हूँ खुद के लिए, तो उनसे भी पूछता था आज तुम लोग किधर गए वीकेंड में। आएगा धीरे से तुम्हारा भी, अभी क्या नया नया पुणे में आया ना, मन डोलेगा कि चलो चलते हैं करके, बट कीप बैलेंस। हाँ देखो वाटर्स बोलना शुरू कर दिया भाई ने। सर क्लासेस की टाइमिंग यही रहने वाली है जी, बिल्कुल क्लासेस की टाइमिंग यही रहने वाली है, एच वाली, 8:30 से 10:45। मेरे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, देयर आर सो मेनी डोमिनेंट पर्सन हियर। ठीक है, हुआ यहाँ तक? कनेक्ट कर गए तुम एकदम से ना, तो बात तो सही है, लिख लिए। बड़े आगे जीवन में, यहाँ पे आके तुम्हारा बेसिक खत्म हो गया भाई, तुमने समझ ली सारी चीजें, वाई देयर इज लॉ, व्हाट इज लॉ, पार्लियामेंट को पावर किसने दी, प्रोसेस क्या होती है, ये एक ढांचा दिमाग में रेडी हो गया है कि अब मैं जब भी बोलूंगा लॉ मेकर, आपके दिमाग में आएगा पार्लियामेंट। मैं जब भी बोलूंगा रूल, आपके दिमाग में आएगी सीजी। मैं जब भी बोलूंगा रेगुलेशन, आपके दिमाग में आएगी, कौन आएगी? रेगुलेटरी बॉडी, बरोबर है क्या? अब अपने पास आधा घंटा बचा हुआ है अभी, आधा नहीं पूरा पौन घंटा बचा हुआ है ना, 10:45 तक है, तो अपन अब चैप्टर शुरू कर लेते हैं फटाफट। चलिए, अब फटाफट, हाँ सर कोई कुछ बोल रहा है, हाँ कुछ कह रहे हो, हाँ बोलो बोलो। पॉक्सको वाला बताओ, सुनना चाहते हो तुम लोग? तो ठीक है, ये लास्ट केस स्टडी, फिर अपन अपने सिलेबस में आते हैं, क्योंकि 45 मिनट बचा है तो बेसिक तो हो ही जाएगा। अरे हाँ, अरे हाँ, पॉक्सको एक्ट जो है वो डेंजर है, माइनर वालों के लिए लगता है वो, 18 से कम जो है। अब एक हमारा मित्र तो नहीं कहेंगे, मतलब दोस्त का छोटा भाई, अपना भाई कहलाता है, मित्र तो वो हुआ जो उसका बड़ा भाई है। तो अभी क्या होता है, ये जो उम्र है ना, जिस उम्र में हो तुम, टीन एज बोलते हैं इसको, आप लगभग लगभग अपने 20s में होंगे शायद, है ना सारे यहाँ पे। तो जब तक ये 20s चलते रहता है, 20, 21, 22, बराबर है क्या? तो थोड़ा सा समझ पा रहे हो? एक्चुअल में टीन यहाँ से आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब जो दोस्त का छोटा वाला भाई है, होगी भाई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड पढ़ने लिखने वाली है, कुछ तो भी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही है, और ये भाई हमारा आवारा इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा है। तो फर्क तो लगेगा ना पढ़ाई लिखाई के और इम्पोर्टेंस में। तो
लंबा रिश्ता हो गया, वो 3-4 साल का हो गया, 3-4 साल हो गया भाई। अब जब स्कूल में होंगे तब से हुआ होगा, पढ़ाई लिखाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि समझना पड़ेगा चीजों को। भाई साहब तो इंटीरियर डेकोरेटर है, तो चीजें ऐसी चल रही थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही लड़की को, क्योंकि लड़की समझदार है कि भाई ये चीजें तो चलती रहेगी, अगर प्यार सच्चा है तो। प्यार सच्चा तब तक ही लगता है, स्कूल तक ही। बाद में तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तब वो मजबूत होता है ना, नहीं तो गड़बड़ाएगा। ऐसे करके लड़की ने थोड़ा बात करना कम कर दिया, मोबाइल साइलेंट होने लग गया, बोलने लग गई भाई पढ़ाई है, इंपॉर्टेंस है। थोड़ा थोड़ा तक तो वो समझ रहा था, थोड़े समय तक। धीरे धीरे जब ज्यादा होने लग गया, जहां तुम भाई दिन के 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बात करते हो, रात में सिर्फ 10 मिनट बात हो रही है, उसमें भी गिनती का 10 मिनट की मेरे को सोना है, सुबह उठना है, प्लानिंग चल रही, एग्जाम है, तो ये एक बड़ी ना एंजाइटी वाली परिस्थिति बन जाती है लड़के के लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि लड़की को 10 मिनट की जगह 10 मिनट एक्स्ट्रा देके उसको ये इंपॉर्टेंस समझानी चाहिए रोज। रोज, क्योंकि जिस दिन आप एक बार समझाए ना उसको, कि पहली बार समझा दिए, तो एक दिन जिस दिन आप उसको प्यार से दुखी होकर समझाओगे, एक दिन का टॉनिक 3 से 4 दिन चलता है। मैं भी रहा हूँ उस पेज में। 5वें दिन से वो फिर भरता है, तो आपको एक बार फिर देना पड़ता है। तो दोनों को ना कहीं न से कहीं तालमेल मिलाना चाहिए। अब डेफिनेटली उस उम्र में इतनी समझ नहीं होती, तो आज मैं खड़ा होकर के समझ पा रहा हूँ, पहले नहीं समझ पाया था। बिगड़ गई वो चीजें। बराबर है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो ऐसे करके भाई नहीं समझ रही थी, लड़का नहीं समझ रहा था एक्चुअली, तो लड़का क्या फ्रस्ट्रेट होने लग गया। अच्छा, एक और चीज समझना कि जब तुम्हारा एक परमानेंट कंधा हो जाता है ना, तो आपका सारा इमोशनल कप उससे भरता है। इमोशनल कप का मतलब कि आपके मन में जो भी इमोशन चल रहा है, आपको किसी चीज के लिए बुरा लगा, अच्छा लगा, आप सारी चीज उसी व्यक्ति से शेयर करते हो, वो आपका इमोशनल कंधा हो जाता है। और अगर जहां इमोशनल कंधा यहाँ ज्यादा हो गया ना, तो आमतौर पर जो लड़के होते हैं, लड़कों का इमोशनल कंधा जो है माँ होती है और एक गर्लफ्रेंड, जितना मैं समझ पाया हूँ। बाप से वो थोड़ा कम शेयर कर पाता है आमतौर पर। आमतौर पर जैसे मैं भी मेरी माँ से सारी बात कर सकता हूँ, मैं बाप से उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ, बाप से बाप जैसी बात है, माँ जैसी बात, समझे क्या? तो अच्छा, दोनों की इंपॉर्टेंस है हाँ भाई, जैसे दोनों आंख बराबर है, वैसी माँ बाप है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे सिर्फ बाप ही चाहिए होता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पे सिर्फ माँ चाहिए होती है। तो भाई अब लड़के का अगर माँ से भी उतना नहीं तो एक ही कंधा होता है लड़की, तो इसका इमोशनल कब खाली होने लग जाता है कि भाई अभी लड़की भी नहीं दे रही है भाव अपनी जो बंदी है, तो इमोशनल कब किधर खाली होते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नरिशमेंट नहीं आता है लाइफ में। तो पीते खाते वैसे भी थे वो, तो थोड़ा ज्यादा कर दिए। दिन की 3 सिगरेट थी तो 6 सिगरेट होने लग गई। हफ्ते में एक बार दारू पीते थे तो 3 बार। गम ज्यादा है ना। और दोस्त यार बोले अरे क्या दुखी होता है भाई, चल 2-2 पैक मारते हैं करके। अब एक दिन इनने थोड़ी सी ज्यादा लगा ली, और इतने समय का जो भरा हुआ है, ये फूट के दोस्तों के पास निकला। यार मैं इतने समय से, पिछले 6 महीने से ऐसा सफर कर रहा हूँ, अब सब टाइट है, जितने दोस्त है सब टाइट है। और दोस्त का गम उस समय ज्यादा समझ में आता है, तो वैसे नहीं समझ में आया। बोले क्या बात कर रहे है भाई, ऐसा करी भाभी तेरे साथ। इनका जो भी कॉन्वर्सेशन इतना हाइप हो गया। बोले चल मिल के आते हैं, बोले रात का 12 बज रहे हैं, तो चल मिल के आते हैं। तो आप फर्ज कर लीजिए, मैं एग्जैक्टली सिटी तो नहीं बता सकता, जैसे रायपुर से बिलासपुर है, बराबर, तो 120 किलोमीटर, लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं भाई? तो ये लोग बिलासपुर में बैठे हैं, लड़की रायपुर में है, गाड़ी तो है, इतना बढ़िया पी खा रहे हैं, तो मतलब ठीक सक्षम घर के हैं। तो बोले ठीक है चलो, एक की गाड़ी, दो दोस्त, रात को पिए खाए निकल गए हैं रायपुर के लिए। किससे? भाभी से मिलने, और वो लड़की से मिलने। पहुंचे होंगे लगभग लगभग 2 बजे, कहते नीचे आओ, फोन करके। तो लड़की बोले तुम पागल हो गए हो क्या, अभी मैं थोड़ी नीचे आऊंगी, रात को 2 बज रहे, कोई तरीका है? तो बोले पढ़ी तो रही है ना, थोड़ी तो समझ में आता। फिर बोले नीचे आ जा, तो वो अब वो उसका मान नहीं रही, तो ये बोले भाभी अरे क्या, 10 मिनट के लिए आ जाओ, बहुत दुखी है बेचारा। ये सब रिकॉर्डिंग मैंने सुनी करके मैं पूरा एग्जैक्ट वर्ड बता सकता हूँ। तो बहुत दूर से आया बोले, देख क्या, और बहुत रोया, बोले आपके लिए आ जाओ करके, ऐसे करके 3 घंटे तो जद्दोजहद चली, आऊंगी कि नहीं आऊंगी करके।
लड़की का भी तो भाई है। अब इस परेशानियों में जब वो देखा कि ये हो रहा है करके, तो उसने भी नोटिस किया कि क्या हो गया, तो पता है ऐसा ऐसा है। लड़की के भाई को पता है कि हाँ भाई मेरी बहन का ये बॉयफ्रेंड है, घर पे उसके भी घर पे पता है, इसके भी घर को पता है, सब ओके था। बट इनकी आपस में जो असमंजस बैठा था उसकी वजह से तकलीफ हो रही थी। अब लड़का आ गया नीचे, उसका भाई, तो उसको भी पीछे पड़ गए कि भाई अरे 10 मिनट की बात है, ऐसा है वैसा है। अब भाई कैसे अलाउ करे कि भाई ये तो पिए खाए हुए हैं करके वगैरह वगैरह। तो सब हम ये जा ही नहीं रहे हैं। सुबह के 3:30 4 बजने को है, उजाला आ जाएगा, आजू बाजू वाले देखेंगे क्या होगा। तो इन मजबूरियों को देखते हुए भाई ने बोला कि भाई तू थोड़ा सा साइड आ जा, मतलब इनके बीच में नहीं बात करना है, तुम कर लेना आपस में, क्योंकि रिलेशन तो पता ही था। अब ये बात करने आई होगी तो बोले नहीं, ऐसे नहीं, बोले आराम से, मतलब पब्लिक आ जा रही है, सुबह का समय देख रहे हैं, कार में बैठ जाते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। तो फिर बोले कि चलो आस-पास नाश्ता कर लेंगे, आराम से बात करेंगे, मिलने का मन था इसलिए। तो उसने नाटक किया, इसके भाई ने, कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ये इतने इरिटेट हो गए कि इतना नाटक के बाद ले दे के नीचे आए हैं, पब्लिक भी है, हम माहौल क्रिएट करना नहीं चाहते, दारू पिए हुए हैं। उनने तीनों ने मिलके उसके भाई को अच्छी दे दी, अच्छी दी, ऐसी दी कि वो रोने लग गया वो। और लड़की को जबरदस्ती बैठा के ले गए। तो लेके मतलब से कोई किडनैप करके लेके नहीं जा रहे थे, ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले बात करना है करके। तो दे वर फाइंडिंग अ पीसफुल प्लेस कि बात शांति से कर पाए। वो गाड़ी से उतर जाएंगे, करेंगे। अब लड़की को ऐसा इंप्रेशन आया इस माहौल में कि मेरे को किडनैप करके लेके जा रहा है, तो वो रोने लग गई मायूस होके। अब वो रोने लग गई तो इसका मन थोड़ा सा पसीज गया। तो इसने हाथ जोड़ा, बोले मैं पा, तब तक नशा भी पटा होगा थोड़ा सा, हाथ जोड़ा, ऐसे करके इसने छोड़ के आ गया। अब तब तक लड़के ने अपने घर में माहौल सेट कर दिया था। तो लड़के ने जब माहौल सेट कर दिया, यानी कि उसके भाई ने, कि देखो मेरे को मारे हैं इधर उधर, उसको लेके चले गए, क्योंकि इंप्रेशन तो किडनैपिंग का ही आया। अब ऑल्दो लड़की के घर वालों को पता है कि रिलेशन में है, बट 3 लोगों के साथ रात को 2 बजे दारू पी के आना, भाई को मारना और इसको ऐसे जबरदस्ती ले जाना, इंप्रेशन बहुत गलत आया। सुबह सुबह ने एफआईआर फटवा दी। अब एफआईआर फटवाई, उसमें पॉक्सको लगा, लड़की माइनर थी, ये मेजर था। समझे क्या? पॉक्सको, मारपीट, जान से मारने की धमकी, वो आईपीसी के 3 4 सेक्शन, नमस्ते। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक बोल रहे हो, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हो सब लगा। लगने के बाद इनको बोले चलो ठीक है, अभी लग गया पॉक्सको एक्ट, ठीक है। अभी पुलिस आई, इनको उठा के ले गई घर से ही। और पता था कि भाई तू घर पे ही रहना अभी, नहीं तो वैसे भी खोज ही लेंगे। एफआईआर फट गई थी, खबर तो लगी गई थी, तो उसको बोल दिए थे कि परेशान मत करना पुलिस वाले को, तो जितना परेशान करेगा उतना परेशान पुलिस करेगी तेरे को, चुपचाप कॉपरेट कर, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। पूछताछ किए, इसने पूरी बात बताई, भाई ऐसा ऐसा था। लड़की कोर्ट में भी बयान दे के आ गई है कि ऐसा ऐसा। मामला जब तक पुलिस तक रहता तब तक तो संभल भी गया रहता। अब ये आ गया है जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस ने क्या पूछताछ करेगी पुलिस, उसने बता दिया जो था, कोई क्रिमिनल थोड़ी था ये। अब इसका भाई फोन कर रहा है, तो छोटा भाई था, बड़ा भाई मेरे को फोन कर रहा है, भाई ऐसा ऐसा मैटर हो गया, क्या करना है करके। मैं कहा क्या करना है भाई, मतलब पॉक्स को लगना, बोले मतलब समझ पा रहे हो तो क्या लग रहा है। मतलब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं, कंपाउंडेबल समझते हो क्या होता है, कि ऐसे कोई मैटर जिसमें आप समझौता कर सकते हो। ये जो सीरियस क्राइम है, कानूनी तौर पे कंपाउंडेबल तो नहीं है, बट कोर्ट के अंदर इतनी पावर है कि जब अगर मामला इतना गंभीर नहीं है, लग गया बट इतना गंभीर नहीं हो, चाहे तो उसको क्वॉश कर सकते हैं, एफआईआर को खत्म कर सकते हैं। तो ये को बोले भाई क्या करना है अभी बता। मैं भाई तो बड़ा गंभीर मामला है, मतलब लड़की वालों का पक्ष क्या है, मतलब क्या चाहते हैं वो। कहता देख वो लड़की तो बहुत रो रही है अभी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि घर वालों के दबाव में आके उन्होंने सारे बयान दिए, और उसका बंदा जेल में है, वो भी पॉक्सो एक्ट की वजह से, और जीवन तबाह हो जाएगा, इसको ये भी समझ में आ रहा है। तो मतलब फिर जब जीवन तबाह हो जाएगा तो सोचना चाहिए ना ये सब करने, तो बोले इंप्रेशन ऐसी दिया। घर वाले तब तक निकल चुके थे एक्शन लेने के लिए। तो क्या, बहुत सोचे विचार करे, लड़की के घर वालों को बुलाए, बैठे साथ में। लड़की को तो रिग्रेट है ही है, लड़की के घर वालों को भी रिग्रेट है कि अगर लग गया तो 10 साल के लिए अंदर जाएगा, करियर खत्म, अभी तो 18 का हुआ है।
अब इसका काट कैसे निकाले? एक बार तुमने करवा दिया, तुम बयान दे दियो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हो करके, अब तुम कोर्ट में जब जाके ये बोलोगे तो वही प्रेशर वाली बात आएगी कि जो जबरदस्ती करके तुम इनसे ये करवा रहे हो। तो कोर्ट यहाँ पे डिस्क्रिएशन लेता है। मेरे को याद था ये वाली बात आईटी एक्ट वाली की, उल्टा लेके चले जाता है जज। मैंने कहा भाई अभी ना तुम इसको पूरा कहानी करो, राजीनामा करवाओ, बैठो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और लड़की वाले और लड़की के घर वालों से ये बयान जरूर दिलवाओ कि इनके रिश्ते 3 साल से थे, जो कि सच है, सबको पता था। इनके प्रूफ भी निकालो कि रिश्ते बहुत पुराने हैं, माँ बाप को ये सारी चीज पता है। तो गलती से ये निकल के आ गया कि पिछले कोई इवेंट में गए होंगे ना, जिनमें इसकी साथ की फोटो थी सबकी, वो फोटो पेश करवा के कि भाई ठीक है इनके पुराने रिश्ते थे, और क्योंकि लड़की की पढ़ाई की वजह से, ये इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से ये सारी किया, इंटेंशन बुरे नहीं थे। और लड़की से भी ये बयान दिलाओ कि हाँ भाई बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि मेरी भी गलती थी, और क्योंकि इंप्रेशन ऐसा है तो आक्रोश में आके हम ये सारी चीजें कर दिए हैं। और लड़की वालों के घर से एफिडेविट में वादे में लिखवाया कि हम इतने पक्के हैं इस चीज के लिए कि जैसे ये 21 साल की हो जाएगी हम शादी इससे ही करवाने वाले हैं, समझे क्या? और ऐसे करके सारी चीज पॉजिटिव दिखाओ और इनके बयान को पूरा पलटो। पलटना मतलब कि भाई ठीक है सारी चीज अच्छी थी, कोई पलटवाया नहीं गया था, वो भी खुद सपोर्ट करना चाह रहे थे कि अब क्या करें, हो तो गया है करके। ऐसे करके बहुत पानी फूक फूक के राजीनामा लिखवा के उनके सामने रखा, सबसे पूछा। कोर्ट ने मतलब जज ने 3 बार पूछा लड़की से, आपको किसी ने कोई पैसे का दबाव दिया कि आपको पैसे दे देंगे? बोले नहीं। आप किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में आके बयान दे रहे हो? बोले नहीं। आप इससे सहमत हो कि आप इससे बालिग होने के बाद शादी करोगे? हाँ। ऐसे करके 3-4 बार क्रॉस क्वेश्चन किए। पूरे घर वाले भी थे, लेकिन घर वाले से कुछ नहीं, जो है लड़की तू बता। और फिर उसको एक बार फाइनल कि बोले कानून के अंदर आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी कि जस्ट इन केस आपको लगा कि आप बयान पलट रहे हो और बाद में इनको परेशान करे, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा कि आप अपने बयान में अड़ीक हो कि आप बदल रहे हो। तो बोले नहीं बदल रही हूँ मैं, पॉजिटिवली उसने बोला कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हो गई थी आक्रोश में। तो तब जाके बाहर आया, उसकी क्वाश हुई एफआईआर। नहीं तो कोर्ट में जैसे उसने उल्टा लिया ना जज को, ये भी उल्टा ले जा सकता था कि भाई ये आप प्रेशर में कर रहे हो, मेरे को इसमें और इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, किसी आईओ को अपॉइंट करता और बोलता और तफ्तीश कर और रिपोर्ट दे। वो आईओ लगाता और 3 महीने तफ्तीश करता, भगवान जाने क्या रिपोर्ट देता, उसके बेसिस में फिर डिसीजन आता। इसका दूसरा कार्ड फिर आईओ से होता, जो इन्वेस्टिगेशन करता, उससे बात करनी पड़ती भाई सब सही है करके। तो ऐसे करके चीजें जाती है। कोर्ट रूम की चीजें अलग, जो पढ़ते हैं वो अलग, जो होता है वो अलग। तो आप लोग को इन सारी चीजों को समझना है कि थोड़ा सा बैलेंस रखना है। आमतौर पर मैंने ये भी सुना है, जो मैं कल बता रहा था ना, कि वो ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन होता है, मेरे पास तुम्हारी ऐसी फोटो है। लड़के लड़के वाले तो चलता है कि वो एक फनी वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल भी कर देते, चलता है। लेकिन वो जो लड़का लड़की वाला है वो नहीं चलता है। तो ऐसे ही एक किस्सा और था हमारे पास, कई स्टूडेंट ही अपने पास ऐसे हैं कि सर वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि अभी तेरी ऐसी फोटो है मेरे पास, मैं इसको वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरे से ब्रेकअप करेगी तो। इसके 2 रास्ते होते हैं। आपको बता इसलिए रहा हूं कि आपके किसी के साथ हो तो समझ लो और आपके साथ ना हो, क्योंकि मैं वैसे ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ 50% यहाँ कमिटेड है। और ऐसा कमिटमेंट होता है, नॉनसेंस होता है, अक्ल बुद्धि तो रहती नहीं है। इतना सेंस वाला होता तो कोई इतना डराता नहीं रह पाता। तो आए मेरे पास, बोले सर ऐसा ऐसा हो गया है, मैं मतलब 3 दिन से खाना नहीं खा पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ इस प्रेशर में, कि क्या होगा अगर घर वालों तक वो चीजें पता चल जाएगी तो। लड़के अच्छे घर का है फिर भी ऐसे कर रहा है। तो मैंने उसको यही बोला, मैं देख अब इसमें डरना नहीं है, तो हुआ सो हुआ, तुम जितना डरोगे सामने वाला उतना ही तुम्हारा बहिष्कार करेगा, बराबर, मतलब तुमको एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये बात समझ लेना कि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन वहीं से शुरू हो जाएगा जिस मोमेंट से तुम डरने लग जाओगे। डरना नहीं है किसी चीज से। मैंने बोला था कि इसके 2 रास्ते हैं, एक लीगल रास्ता है, एक इमोशनल रास्ता है। पहले इमोशनल रास्ते अपनाएंगे, फिर लीगल रास्ते अपनाएंगे। इमोशनल रास्ता नंबर 1, वो तुमको चमका रहा है, तुम उसको चमकाओ। कैसा? ऐसा नहीं कि मेरे पास भी तेरी फोटो है, वो तो सब कुछ मान धर्म छोड़ के बैठा हुआ है। उसको तुम ये बोलो, अभी पब्लिक में जा रहा है, पता नहीं अब काम कर पाएगा कि नहीं, बट हर कोई लेक्चर तो देखेगा नहीं मेरा, कि इमोशनल ऐसा कि यार देख
अगर ये चीज आ गई, मेरे घर वाले को पता चल गई, तो मैं तो कभी भी अपना चेहरा दिखा नहीं पाऊंगी। घर वाले मारेंगे, इससे अच्छा मैं ही अपने आप को मार लेती। ठीक है, मतलब अगर अच्छे घर का लड़का है ना तो पहले डरेगा, समझे क्या? बोले यार देख, माफ कर देगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी ऐसे रिश्ते में तो रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई आज रात तक मैं अपना काम कमा लूंगी करके। भाई जो उसने एक पिच दी है वाली, भाई आधे घंटे के अंदर हाजिर, मैं डिलीट कर रहा हूँ, बोले देख तेरे सामने एक पिच दी, लिटरली सामने आके बोले ये सब मत, इस धर्म संकट में मत डाल कि मैं जीवन में ऐसे जियो कि मेरे वजह से कोई हो गया, मैं नहीं करूंगा, नहीं रहना है, मत रह, नमस्ते कर। अब पता है ना ये तुम डैश पंथी कर रहे हो, तो फिर अच्छा इसमें भी मतलब तुम चौड़े मत हो जाना कभी अगर वो ऐसा करे तो। ठीक है, बोले थैंक यू यार, तेरा दिल बहुत अच्छा है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मेरे को माफ किया, उल्टा और वो गदगद हो जाता है, हाँ मैंने माफ किया करके, ऐसे होते हैं ना। अब इससे भी काम नहीं बने, क्योंकि ये पहला केस तो था, ऐसे भी केस हैं जो ढीठ होते हैं, जब जो करना है कर ले बोले, होते हैं ना। ये जो जब जहाँ जो करना है करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर अहंकार बहुत भरा होता है। ये ईगो में बोल तो देते जा जो करना है कर ले, लेकिन ये उसके परिणाम नहीं समझ पाते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उस समय तो बोल दिए, बाद में इनको अक्कल आती है। तो इसका दूसरा लीगल तरीका ये होता है कि आप राइटिंग में कंप्लेन दे दो पुलिस स्टेशन में। अब क्योंकि घर वालों को आप ये बात नहीं बता सकते, तो किसी ऐसे दोस्त को पकड़ो जिससे वकील से ठीक ठाक पहचान हो, और गुप्त तरीके से रिटर्न एप्लीकेशन जाए। पुलिस वालों के पास जब रिटर्न एप्लीकेशन जाएगी तो वो एक नोटिस जारी करेंगे उसको कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेन आई है, आइए अपनी सफाई पेश करिए। वो वहीं डर जाता है आधा, तो अच्छा यहाँ तक चले गए, एफआईआर नहीं हुई है अभी, ये क्या थी, रिटर्न कंप्लेन। अब वो दूसरे के पक्ष को सुनेगा समझेगा और मामला बनता पाएगा तो एफआईआर, तो आधी चीजें तो यहीं पे खत्म हो जाती है। 99.99% ऐसे वाली चीजें यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। 0.01 की जो खुद भी सक्षम है, तो फिर वो डिफेंस की मैंने ऐसा किया ही नहीं, क्या सबूत है, और फिर लड़की को अलग से चमकाना, व्हाट्सएप कॉल करके अब देख बताता हूँ तेरे को, ये वो बहुत 0.1% केस में आता है। अच्छा ये सिर्फ मैं लड़का लड़की को चमका रहा, ये नहीं, उल्टा भी देखा है मैंने। शुरू से जिसका प्लानिंग रहता है कि इसको ऐसे एक्सप्लॉइट करना है, मिलेंगे आपको, तो इन सारी चीजें करने को बच। दैट्स ऑल। 10:30 बज गए, 15 मिनट में अपन क्या पढ़ेंगे, कल से सिलेबस शुरू करते, ठीक है। थैंक यू सो मच। यस हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट। सर आप ऑडिट भी पढ़ा दीजिए, कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया 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 एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ। बाय बाय।